नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर इमर्जिंग एरियाज एसडीजी एंड ईएसजी एस्योरेंस का डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसडीजी एंड ईएसजी है क्या। तो एसडीजी का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ईएसजी का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट होती क्या है, ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट होती क्या है। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट से हम क्या गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट लाकर हम क्या गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी है ये किस प्रकार अचीव करी जाएगी और किस तरह से इसको मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से करेंगी और ऑडिटर उस रिपोर्ट पर किस प्रकार से अपना एश्योरेंस देगा। तो हम क्या क्या देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी होती क्या है, इस सस्टेनेबिलिटी को लाकर हम क्या किन गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कैसे होगी, फिर उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी और ऑडिटर उस रिपोर्ट पर अपना एश्योरेंस किस प्रकार से देगा। ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट होती क्या है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट तो ये होती क्या है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी प्रेजेंट नीड्स को तो हमें फुलफिल करना है। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो प्रेजेंट नीड्स है उन्हें तो क्या करना है, हमें फुलफिल करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें फ्यूचर नीड्स को भी, साथ ही साथ हमें क्या करना है, फ्यूचर नीड्स को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। हमें फ्यूचर नीड्स का भी क्या करना है, ख्याल रखना है। हमें फ्यूचर जनरेशन का भी हमें ख्याल रखना है। हमें अपनी प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफिल करना ही करना है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी हमें ख्याल रखना है। उनकी नीड्स को हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उनकी नीड्स को हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो यही क्या है, यही है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। इसे क्या बोला जाता है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट करके हम किन गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, किन गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट लाके जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, कौन कौन से गोल्स अचीव करना चाह रही है। तो यहाँ पे 17 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स बताए गए हैं। यहाँ पर 17 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स बताए गए हैं। तो इनमें से हम कुछ को समझ लेते हैं। तो पहला गोल क्या है? पहला गोल क्या है कि दुनिया में कोई भी गरीबी ना रहे, नो पॉवर्टी। पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी, कि कोई भी गरीबी ना रहे। उसके बाद बताओ दूसरा गोल क्या है? कि कोई भी भूखा ना रहे। दूसरा गोल क्या है? दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? कि कोई भी भूखा ना रहे। तीसरा गोल क्या है? गुड हेल्थ, कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तीसरा गोल क्या है? कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। यह है तीसरा गोल। उसके बाद क्या है? सभी को एजुकेशन मिले, सभी को एजुकेशन मिले। तो जो हम नॉर्मल बात करते हैं ना, वही है। गोल्स क्या क्या है? कि कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सबकी अच्छी हेल्थ रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी को अच्छी एजुकेशन मिले, स्वच्छ पानी मिले। ये गोल क्या हो गया? क्लीन वाटर, क्या हो? क्लीन वाटर, की सभी को स्वच्छ जल मिले पीने को। और क्या होंगे गोल? जेंडर इक्वलिटी, कि जेंडर में कोई भी भेदभाव ना हो। तो ये सब क्या है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। और गोल क्या हो सकते हैं? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन, इसका क्या मतलब है? क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उसे कम किया जाए, क्लाइमेट चेंजेस की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। तो ये एक और गोल है। और क्या गोल होंगे? डिसेंट वर्क, कि सभी को अच्छा काम मिले, सभी लोगों को काम मिले, कोई भी बेरोजगार ना रहे। उसके बाद इंडस्ट्री इनोवेशन। इंडस्ट्री इनोवेशन, इसका मतलब क्या है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी क्या करें? सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करें? इनोवेट करें। वो भी क्या करें? सस्टेनेबिलिटी के लिए न्यू स्टेप्स लें। वो भी क्या करें? सस्टेनेबिलिटी के लिए न्यू स्टेप्स लें। और क्या होगा? लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर, कि जल में रहने वाले जो भी जीव हैं, जल में रहने वाले जो भी जीव हैं, उनकी लाइफ भी क्या हो जाए? उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। वो कैसे अच्छी होगी? अगर हम वाटर को क्या है, जो भी जल है उसे पोल्यूट ना करें। अगर हम वाटर को पोल्यूट नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो भी जल में रह रहे हैं, जो भी जीव जल में रहते हैं, उनकी भी लाइफ क्या होगी? अच्छी होगी। तो हमें क्या करना है? वेस्टेज को वाटर में नहीं डालना, पानी में नहीं डालना, नदियों में नहीं बहाना। जो भी वेस्टेजेस होते हैं, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उन्हें क्या नहीं करना? नदियों में नहीं बहाना।
और क्या गोल है, लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड भी क्या हो, अच्छी हो जाए। इसका मतलब क्या, जो भी ह्यूमन है, एनिमल्स है, इन सभी की लाइफ भी अच्छी हो जाए। ये कैसे होगी, ये कैसे होगी, डिफोरेस्टेशन ना हो, डिफोरेस्टेशन ना हो, पोल्यूशन ना हो। इससे क्या होगी, ह्यूमन की, एनिमल्स की, सभी की लाइफ क्या होगी, अच्छी रहेगी। और क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कैसे हो, उनका रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो। नेचुरल रिसोर्सेज का कभी वेस्टेज ना किया जाए, उनका ऑप्टिमम मैनर में यूज़ हो। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका जो कंजम्पशन है वो क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, ऑप्टिमम मैनर में इनका यूज़ हो, इनका कोई भी वेस्टेजेस ना हो। और गोल क्या है, और गोल क्या है, कि पीस, पीस और जस्टिस हो। दुनिया में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। ये भी एक गोल है। और लास्ट क्या है, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, इसका मतलब क्या है, कि सभी लोग, पूरी दुनिया एक साथ है। सभी लोग क्या है, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करें, पूरी दुनिया एक साथ है। ऐसे नहीं कि कोई एक बंदा काम कर रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए, पूरी दुनिया को क्या करना है, साथ में आना है। इसके लिए एक चीज़ बोली गई कि सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए। कि सभी शहर क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल। सभी शहर को जिम्मा उठाना है कि वो अपने शहर को क्या बनाए, सस्टेनेबल बनाए। सस्टेनेबल का मतलब ही क्या है, कि अपनी प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफिल करना ही है, लेकिन फ्यूचर नीड्स का भी हमें ख्याल रखना है। तो ये सब क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ये सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाके क्या गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाके हम क्या गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमें ये सभी 17 गोल्स याद करने हैं। यहाँ पे आपको 17 गोल्स दिए गए हैं, तो क्या आपको ये सभी याद करने हैं एग्जाम के लिए। तो आपको सारे के सारे याद नहीं करने, आप क्या करना, एक बार बस रीड कर लेना। रीड करने से आपको 5 या 8 नाम याद हो जाएंगे, तो बस उतने ही काफ़ी हैं। अगर आपको 8 नाम से याद हो गए 17 में से, तो उतने काफ़ी हैं। आपको इनको बाय हार्ट लर्न नहीं करना, आपको इनको बाय हार्ट इनको लर्न नहीं करना। आपको बस एक बार रीड मानना है, इससे अपने आप ही याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। आप देखो कितनी सिंपल है, कि गरीबी ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सभी को एजुकेशन मिले, सभी की अच्छी हेल्थ हो। तो ये सब है, सिंपल है एकदम। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमने क्या देखा अभी तक, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। उसके बाद हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं। अब हमें देखना है कि सस्टेनेबिलिटी अचीव कैसे होगी, मेंटेन कैसे होगी। तो इसके लिए बोला गया कि 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी के। क्या हैं, 3 पिलर्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कैसे होगी, अचीव कैसे होगी। इसके लिए 3 खंबे हैं। अगर 3 खंबे रहेंगे तभी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो पाएगी। अब 3 खंबे कौन कौन से हैं, पहला है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। दूसरा है सोशल, और तीसरा खंबा है इसका गवर्नेंस। तो इस तरह से सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए 3 खंबे हैं, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। अब हमें सबसे पहला खंबा देखते हैं इसका, जो कि है इन्वायरमेंट। हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करना है, हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, उनका वेस्टेजेस नहीं करना। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसे क्या करना है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने हैं। उसके अगेंस्ट क्या करने हैं, हमें एक्शन लेने होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे हमें क्या करना है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका हमें क्या करना होगा, इनका हमें रीयूज़ करना होगा, इनको हमें रीयूज़ करना होगा, रिसाइकल करना होगा, जिससे कि इनका वेस्टेजेस ना हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पहले खंबे को मेंटेन कर पाएंगे, जो कि क्या है, एनवायरनमेंट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पिलर क्या है, सेकंड पिलर है सोशल। सेकंड पिलर है सोशल। इसका मतलब क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करना है, लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना है, लेबर के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना है। इससे क्या होगा, इससे सस्टेनेबिलिटी अचीव होगी। ये कैसे होगी, ये समझो। तो लोगों के साथ इस रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करेंगे, जैसे CSR एक्टिविटीज़ करनी है, एंटिटीज को क्या करना है, CSR एक्टिविटीज़ करनी है, प्रायोरिटी के बेस पर। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे क्या करे, CSR एक्टिविटीज़ करे, CSR एक्टिविटीज़ करे। और क्या करे, लेबर के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करे, लेबर रिलेशन। ये कैसे सही होंगे, इनको टाइमली पेमेंट करे। इनको क्या करे, लेबर को टाइमली पेमेंट करेगा। बताओ, टाइमली पेमेंट होगा, इनको टाइमली पेमेंट होगा तो क्या कोई भुखमरी होगी। लेबर अगर क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय रखेंगे, तो क्या होगा, हमारे ये गोल अचीव हो पाएंगे। नो पॉवर्टी, की कोई गरीबी ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे। तो ये गोल हमारे क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। अगर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को काम देते हैं, उन्हें टाइमली पेमेंट करते हैं। और हमें क्या करना है, इनके वर्क लाइफ बैलेंस का भी ध्यान रखना है। वर्क लाइफ बैलेंस ये क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम इन्हें 12 से 15 घंटे काम में लगाएं।
ऐसा नहीं कि हमने गधों की तरह काम में लगाया एम्प्लॉयज़ को। तो इससे क्या होगा, इससे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर हमें 12 से 15 घंटे काम नहीं कराएंगे तो इनसे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन हमने इनको गधों की तरह लगा दिया तो ये डिप्रेशन में आ जाएंगे, ये डिप्रेशन में आ जाएंगे, इनकी कोई ज़िंदगी बचेगी नहीं। और हमें क्या करना है, और हमें क्या करना है, और हमें डिवर्सिटी का भी ध्यान में रखना है। डिवर्सिटी इसका मतलब क्या है, मेल फीमेल रेशियो, मेल फीमेल रेशियो। डिवर्सिटी का मतलब क्या है, मेल फीमेल रेशियो। कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनको मेल फीमेल रेशियो के ध्यान में रख के अपॉइंट किया जाए, मेल फीमेल रेशियो को ध्यान में रख के अपॉइंट किया जाए। इससे क्या होगा, इससे क्या आएगी, जेंडर इक्वलिटी आएगी। क्योंकि जेंडर इक्वलिटी हमने गोल देखा था क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी। ऐसे नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग ही क्या हैं, सभी एम्प्लॉयज क्या हैं, मेल हैं। आपको क्या करना है, मेल और फीमेल रेशियो को भी ध्यान में रखना है, डिवर्सिटी होनी चाहिए। तो सोशल भी, जो सोशल ये भी क्या एक पिलर है। तो इस तरह से सोशल भी क्या है, सस्टेनेबिलिटी का एक पिलर है, जो कि क्या मदद करेगा, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करेगा। ये हमने देख भी लिया, एग्जांपल से समझ भी लिया कि किस तरह से सोशल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करेगा। हमको क्या करना है, एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट देना है, उनके वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखना है, हमें मेल फीमेल रेशियो को ध्यान में रखना है, हमें देखना है कि कोई चाइल्ड लेबर ना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड लेबर वगैरह ना हो, जिससे कि क्या कर सके, अच्छी एजुकेशन ले सके। तो इस तरह से हमें सोशल का भी ध्यान में रखना है। अब थर्ड क्या है, थर्ड पिलर क्या है, गवर्नेंस। थर्ड पिलर क्या है, गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी प्रोसीजर्स एंटिटी अडॉप्ट करती है वही क्या है, गवर्नेंस। सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स एंटिटी के द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं, अडॉप्टेड बाय एंटिटी, वही क्या है, गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या है कि सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स एंटिटी के द्वारा अडॉप्ट की जाती है उसे गवर्नेंस बोला जाता है। अब गवर्नेंस का एक एग्जांपल तो हो गया कि कमिटी क्या करे, एंटिटी क्या करे, एक कमेटी बना दे। क्या करे, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर दे, एक कमेटी बना दे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। तो एक तो ये हो गया गवर्नेंस के लिए। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे मदद करेंगे, मान लो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, जब भी ये कोई न्यू मशीन ले रही है, क्या कर रही है वो एंटिटी, न्यू मशीन लेते वक्त ध्यान रखिए कि इस मशीन से कितना पोल्यूशन होगा। एंटिटी ये चेक कर रही है कि कौन सी मशीन से कम पोल्यूशन होता है और उस मशीन में वो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। एंटिटी क्या ध्यान में रखती है कि कौन सी मशीन से कम पोल्यूशन होगा और ऐसी मशीन में वो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे क्या मदद करेंगे, गवर्नेंस में मदद करेंगे, जिससे सस्टेनेबिलिटी अचीव होगी। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट गवर्नेंस का, कंप्लाई विथ लॉ, कंप्लाइंस विथ लॉ। इसका एक एग्जांपल देखो कंप्लायंस विथ लॉ का, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, तो एंटिटी को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ह्यूमन राइट्स की इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उससे क्या करना है, अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी स्टेक होल्डर कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ये सब क्या है उसके स्टेक होल्डर हैं। तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके ह्यूमन राइट्स का इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है, उसके ह्यूमन राइट्स की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। तो इस तरह से इसे क्या करना है, कंप्लायंस विथ लॉ करके भी क्या कर सकती है, ये गवर्नेंस को मेंटेन कर सकती है। गवर्नेंस को मेंटेन करने से क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी अचीव होगी, सस्टेनेबिलिटी अचीव होगी। तो सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स देखो कौन से हैं, वापस देखते हैं हम, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। फिर हमने देखा इन्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना है, उनका रीयूज करो, रिसाइकल करो। सोशल के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी लोग हैं, लेबर इनके साथ अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना होगा। वो कैसे होगी, लोगों के लिए CSR एक्टिविटीज़ करने से, लेबर को टाइमली पेमेंट करो, उनके वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान में रखो, कोई चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिवर्सिटी होनी चाहिए, मेल फीमेल रेशियो होना चाहिए। इस तरह से सोशल को भी ध्यान में रखना है। गवर्नेंस में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ध्यान में रखना है, लॉ का कंप्लायंस करना है। तो इस तरह से क्या हो पाएगी, सस्टेनेबिलिटी अचीव हो पाएगी। अब अभी तक हमने जो भी देखा है इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि क्या करना है, एड्रेस द नीड्स ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। ये क्या करना है, हमें अपनी प्रेजेंट को तो फुलफिल करना ही है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान में रखना है। जो ऊपर डेफिनेशन दी गई है वो भी सेम ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट स्ट्राइव टू मीट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। कि क्या करना है, कंट्रीज को अपनी नीड्स को पूरी करनी है, लेकिन उसे दुनिया का भी, पूरी दुनिया का भी क्या करना है, ख्याल रखना है। अब इस डेफिनेशन को क्या करना, आपको कुछ ही याद नहीं करना, एक बार रीड कर लेना, एक बार आप क्या कर लेना, बस रीड कर लेना। रीड करना चाहते हो ये देख सकते हो, मीट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। बस रीड करना, आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद 17 डेवलपमेंट गोल्स, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 8 नेम्स याद कर लेना। और वो भी ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती बैठ के याद करो, बस रीड कर लेना, इससे अपने आप ही याद हो जाएंगे। कोई भी 8 आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे,
ऐसे नहीं कि इस पर कोई क्वेश्चन आएगा फालतू, ये एकदम क्वेश्चन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक बार आप रीड करना सारे के सारे, अपने आप ही आपको 5 से 8 नेम्स अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। उसके बाद आया 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इसमें कौन कौन से 3 पिलर्स, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। आपको क्या करना है, ये जो बोल्ड हो रखे हैं तो एग्जैक्ट लर्न करना है, और अंदर अपने आप क्या करना है, ओन लैंग्वेज में 2-3 लाइन्स बना के लिखनी है। ओन लैंग्वेज में क्या करना है, आपको 2-3 लाइन्स बना के लिखनी है। अंदर तक आपको कुछ भी याद नहीं करना, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ सकते हो, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। इसमें आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करना है। सोशल के लिए आपको क्या करना है, रिलेशनशिप विथ पीपल, लेबर रिलेशन, डिवर्सिटी। गवर्नेंस में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसका मतलब क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब कि प्रोसीजर्स जो कि एंटिटी अडॉप्ट करती है। बस इतना एक बार देख लेना, याद करने की कोशिश मत करना अंदर का, लेकिन मैंने आपको एक बार अंडरलाइन करवा दिया जिसे आप एक बार पढ़ सको कि अंदर लिखा हुआ क्या है, समझ सको, उसके लिए मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है। अंदर का आपको याद नहीं करना, लेकिन एग्जाम में पक्का लिखना है। अगर एग्जाम में आपने मान लो अंदर का बना के नहीं लिखा 2-3 लाइन, तो आपकी जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क्स ही आएंगे आपके, हाफ मार्क कट हो जाएंगे, आधे मार्क अपने आप ही कट हो जाते हैं अगर आप अंदर का नहीं लिखोगे तो, और आपको ओन लैंग्वेज में बना के लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इस टॉपिक में हम ये नहीं सीखने वाले कि रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये नहीं सीखने वाले। तो इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है। हम क्या सीखेंगे, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होती क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होती क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होती क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को, ऑर्गेनाइजेशन अपनी पब्लिक को अपनी एक्टिविटीज के इम्पैक्ट के बारे में जो बताती है वही क्या है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। कि ऑर्गेनाइजेशन जब पब्लिकली क्या करती है, अपनी एक्टिविटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज करती हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उनका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये बताती है, उसे क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। कि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली ये बताए कि उसकी एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे एंड सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये बताना ही क्या है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। इसको अदर वर्ड्स में बोले तो क्या है, इसको अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो क्या है, पब्लिकली ये बताना कि उसकी ESG परफॉर्मेंस कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की ESG परफॉर्मेंस कैसी है, इसे ही क्या बोला जाएगा, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। ऊपर हमने देखा था ESG क्या होता है, अपनी इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के बारे में बताना। तो पब्लिकली ESG परफॉर्मेंस के बारे में बताना, पब्लिकली अपनी इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बारे में बताना ही क्या है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है। ये बस इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट बताया गया यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को होगा। स्टेक होल्डर्स को क्या बेनिफिट होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन की ESG परफॉर्मेंस को क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टेक होल्डर क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ESG परफॉर्मेंस को क्या कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब आप बोलोगे कि ESG परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करके स्टेक होल्डर करेंगे क्या, वैसे ये आपके कंसेप्ट बुक में गिवन नहीं है। आपकी जो ICAI का मटेरियल है उसके अंदर गिवन नहीं है कि ESG परफॉर्मेंस को असेस करके स्टेक होल्डर करेंगे क्या। तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पे स्टेक होल्डर होते कौन है, ये होते हैं आपके इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, ये सब कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब ये करेंगे क्या ESG परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ESG परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उसे फाइन्स और पेनल्टीज लगाएगी। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इसकी ESG परफॉर्मेंस खराब है, हो सकता है कि ये फ्यूचर में जाके कंटिन्यू ना कर पाए, तो इन्वेस्टर्स ऐसे क्या करना चाहेंगे, इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं करना चाहेंगे, इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे। और फिर बात करते हैं हम एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉय भी क्या करेंगे, ESG परफॉर्मेंस देखेंगे, वो देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे लिए क्या कर रही है। एम्प्लॉय देखना चाहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कर क्या रही है, उन्हें लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, तो क्या करेंगे, ये भी एम्प्लॉय भी क्या करेंगे, मेहनत लगा के काम करेंगे, एम्प्लॉयज भी क्या करेंगे, मेहनत लगा के काम करेंगे। तो इस तरह से स्टेक होल्डर क्या करेंगे, स्टेक होल्डर के लिए क्या फ़ायदा है कि ESG परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये क्या कर पाएंगे, रिपोर्टिंग से ESG परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम क्या टॉपिक देख रहे हैं कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग से क्या फ़ायदा होने वाला है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग से फ़ायदा क्या होगा, जब रिपोर्ट बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे पहला फ़ायदा होगा स्टेक होल्डर्स को, वो क्या कर पाएंगे, एंटिटीज की ESG परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब
सेकंड हम देखने जा रहे हैं कि उस एंटिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा। स्टेक होल्डर को देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन क्या फ़ायदा होगा, तो इसके लिए क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, लॉन्ग टर्म में इसके लिए एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। लंबे समय में इसका क्या होगा, फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लंबे समय में इससे बहुत फायदा मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय में क्या मिलेगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा हो। शॉर्ट टर्म में मान लो ये क्या करिए, महंगी महंगी मशीनों में इन्वेस्ट कर दिया, पोल्यूशन को कम करने के लिए महंगी महंगी मशीनों में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म में से तो नुकसान हो गया। हो सकता है कि एम्प्लॉयज को टाइमली पेमेंट दे रही है, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जैसे ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, इनका भी क्या कर रही है, उसे पेमेंट कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में तो इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इससे फायदा होगा। एम्प्लॉयज क्या करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इससे क्या हो गया बताओ, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन भी हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो गया। उसके बाद बताया कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, तो ये हमने पहले ही देख लिया। यहाँ पे आपने ICAI ने क्या करा, स्टेक होल्डर्स का अलग बताया, इन्वेस्टर्स का अलग बताया, लेकिन हमने ऊपर ही समझ लिया कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा। इन्वेस्टर्स क्या होगा, इन्वेस्टर्स की ESG परफॉर्मेंस को देखकर क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे, ये अपना क्या कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद लास्ट भी ये बोला गया है कि B2B जो कस्टमर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, मतलब सेम ही बेनिफिट जो हमने ऊपर देखा था, स्टेक होल्डर्स के साथ क्या हो जाएगी, हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। स्टेक होल्डर्स क्या कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, ऐसे ही क्या होगा, B2B कस्टमर के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। तो ये सब बेनिफिट्स हो गए सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के। अब यहाँ पे कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स बताए गए हैं, यहाँ पे कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स बताए गए हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, तो अभी हमने क्या देखा कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होती क्या है, उसके फायदे क्या होंगे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने के क्या होते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने के कई सारे फ्रेमवर्क हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके ICAI ने क्या दिया है, कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स बताए हैं, कुछ जो मेजरली यूज होते हैं वो ट्रेंड्स बताए हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के। तो आपके ज़्यादा काम के नहीं है, बस इनके नाम देख लो, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए इस पर। तो ये कौन कौन से ग्लोबल ट्रेंड्स, तो पहला तो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI। दूसरा है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। और तीसरा है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने के हैं, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने के लिए कई सारे फ्रेमवर्क है, बहुत सारे फ्रेमवर्क है दुनिया में। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने के लिए दुनिया में बहुत सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स बताए गए हैं। ICAI ने यहाँ पे कुछ ग्लोबल ट्रेंड दिए जो मेजरली यूज होते हैं। तो पहला है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ये क्या है, ये जो पहला फ्रेमवर्क है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज फ्रेमवर्क है। ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज फ्रेमवर्क है पूरी दुनिया में, मोस्ट वाइडली यूज फ्रेमवर्क है। जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव फ्रेमवर्क है, ये मोस्ट वाइडली यूज फ्रेमवर्क है। सेकंड फ्रेमवर्क कौन सा है बताया यहाँ पे, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। और थर्ड क्या है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर आपके एग्जाम में मान लो इस पे क्वेश्चन आ जाता है ग्लोबल ट्रेंड्स पे, तो आपको क्या करना है, ये नाम तो एग्जैक्ट लिखनी है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अंदर का आपको क्या करना है, ओन वर्ड्स में आपको क्या करना है, 2-3 लाइन में लिखना भी है। इनके अंदर का क्या करना है आपको, ओन वर्ड्स में 2-3 लाइन में आपको लिखना भी है। अब इनके अंदर बताया गया, इनके अंदर क्या बताया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव में किस पे फोकस होता है, ये जो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इसमें किस पे फोकस होता है, इसमें होता है एनवायरनमेंट पे, सोशल पे और इकोनॉमिक पे। जो पहला फ्रेमवर्क बताया गया आपको ग्लोबल ट्रेंड्स का, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, तो इस रिपोर्टिंग में किन पे फोकस किया जाएगा, एनवायरनमेंट पे, सोशल पे और इकोनॉमिक पे। जो सेकंड फ्रेमवर्क है इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशंस हो रहा है, फॉरेस्ट की सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, इन पर इसमें फोकस किया जाता है। मतलब इसमें देखा जाए तो इन्वायरमेंट पे इसमें फोकस होता है। किस पे फोकस होता है इसका, इन्वायरमेंट में। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट जो फ्रेमवर्क है इसका फोकस किस पे होता है, इन्वायरमेंट पे, कि जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है, फॉरेस्ट की सिक्योरिटी के बारे में, वाटर सिक्योरिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो यूज हो रही है उसको बचाने का, तो ये सब इसमें फोकस होता है। इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसका फोकस होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पर।
इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पर इसका फोकस होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो नाम है ये तो आपको एग्जैक्ट लर्न करना है, और अंदर का क्या करना है आपको ओन वर्ड्स में बना के लिखना है। क्या करना है, ओन वर्ड्स में क्या करना है आपको बना के लिखना है। तो अभी तक जो भी देखा उसको एक बार हम कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो देखो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है क्या, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या है, इट इज ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन इट्स इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताना, पब्लिकली ये बताना कि उसकी एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे, सोशल पे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अदर वर्ड्स में बोले तो इन्फॉर्मेशन दैट कंपनीज प्रोवाइड अबाउट देयर परफॉर्मेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अदर वर्ड्स में क्या है, अदर वर्ड्स में सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ये बताना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक को ये बताना है कि उसकी ESG परफॉर्मेंस कैसी है। ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिकली ये बताना है, ये रिपोर्ट करना है कि उसकी ESG परफॉर्मेंस कैसी है, ये बताना ही क्या है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स को बताओ क्या बेनिफिट होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन की ESG परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंटिटी को क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होगा। इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। और क्या होगा, B2B कस्टमर्स के साथ इनकी पोजीशन बेटर हो पाएगी, B2B कस्टमर के साथ एंटिटी की जो पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी। फिर हमने देखिए ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के कई सारे फ्रेमवर्क है, उसमें ग्लोबली मेजरली कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो पहला ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, और है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें आप कुछ हाईलाइट के लिए ये लिख लो, स्टेक होल्डर को क्या फ़ायदा मिलेगा, हेल्प स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड, हेल्प एंटिटीज टू फोकस, और इन्वेस्टर्स क्या फ़ायदा मिलेगा, इन्वेस्टर कैन मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बस इतना काफ़ी है। ग्लोबल ट्रेंड्स, इसमें आपको तीनों नेम लर्न करने हैं, यहाँ पे 3 नेम दिए गए हैं, तीनों आपको याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि हाईलाइट में रेखा आपको याद नहीं करनी, ये तीनों ही आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको हाईलाइट करवा दिया। ये तीनों आपको क्या करने हैं, एग्जैक्ट लर्न करने हैं, एकदम एग्जैक्ट वर्डिंग्स में लर्न करने हैं। और अंदर का भी आपको बना के लिखना है, ऐसे नहीं कि नाम लिखा है, अंदर का भी 2-3 लाइन्स में ओन वर्ड्स में क्या करना है आपको बना के लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जो लिस्टेड कंपनियां जो होती हैं, वो क्या करेंगी, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, अपने एनुअल रिपोर्ट में क्या करती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ क्या करेंगी, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करेंगी। जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं ये क्या करेंगी, अपनी एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो करेंगी, साथ ही साथ क्या करेंगी, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करेंगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो करेंगी, लेकिन साथ ही साथ क्या करेंगी, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये क्या बोली जाती है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इसी नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, जैसे बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, ये सब क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन लिस्टेड एंटिटीज को अपनी एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो करनी है, लेकिन साथ साथ क्या करनी है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करनी है। इसी नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब यहाँ पे 6 C's दिए गए हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के। यहाँ पे क्या दिए गए हैं, 6 C's दिए गए हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के। इन्हें क्या बोला जाता है, 6 कैपिटल्स बोला जाता है, 6 कैपिटल्स। तो एंटिटी को क्या करना है, इन 6 कैपिटल्स के बारे में रिपोर्टिंग करनी है। क्या करना है, एंटिटी को अपनी एनुअल रिपोर्ट में इन 6 कैपिटल्स के बारे में क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। 6 कैपिटल के बारे में क्या करनी है, उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। तो 6 कैपिटल्स हम एक एक करके देख लेते हैं। ये 6 के 6 कैपिटल्स हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली है फाइनेंशियल कैपिटल। तो इसके अंदर क्या बताएगी, इसके अंदर क्या रिपोर्टिंग होगी, इसके अंदर एंटिटी बताएगी कि उसके गुड्स के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। इसके अंदर एंटिटी क्या बताएगी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। कि एंटिटी में गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो फंड्स चाहिए, अब एंटिटी ऐसे तो नहीं कि गुड्स ऐसे प्रोड्यूस कर लेगी बिना रुपयों की। तो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए एंटिटी के पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, उसे ये बताना होगा कि ये जो फंड्स हैं वो डेब्ट से आ रहे हैं, इक्विटी से आ रहे हैं, या फिर ग्रांट से आ रहे हैं। इसे क्या बताना होगा कि जो
गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जो एंटिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उसके लिए रुपया कहाँ से आ रहा है, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो उसे बताना होगा कि डेब्ट से कितना रुपया आ रहा है, इक्विटी से कितना रुपया आ रहा है, और ग्रांट के रूप में उसे कितना रुपया मिल रहा है, उसे ये सब बताना होगा। और इसे ही क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल। इसे ही क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल। सेकंड क्या है, सेकंड है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन के पास गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, उसे क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। इसका एग्जांपल जैसे मशीन्स वगैरह हो गई, कि कौन, अब मशीन्स क्या करती हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, तो इसके अंदर क्या बताएगी एंटिटी, इसके अंदर बताएगी कि उसके पास कितनी मशीन्स है, कौन कौन सी मशीन्स उसके पास अवेलेबल हैं जिससे वो गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो मशीन्स क्या करेंगी, गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, तो उसे बताना कि उसके पास कौन कौन सी मशीन्स हैं। और सर्विसेज के लिए क्या बताएंगी कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसके पास कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इक्विपमेंट्स है, ये भी उसे बताना है। अब जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सर्विसेज का। सर्विसेज का एक एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग। मान लो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अपनी एक बिल्डिंग उसे रेंट पे दे रही है, अपनी एक बिल्डिंग को क्या कर रही है, रेंट पे दे रही है, तो ये क्या हो गया, सर्विस देना हो गया। बिल्डिंग को रेंट पे देना क्या हुआ, सर्विस हुआ। तो ये बिल्डिंग किस काम में आ रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कराने में काम आ रही है, तो बिल्डिंग भी क्या हो गया, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल हो गया। ये मशीन्स भी क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल हो गई। तो इस तरह से जो भी गुड्स के प्रोडक्शन में काम आ रही है, ऐसे कोई भी इक्विपमेंट और टूल्स जो कि गुड्स के प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कराने में काम आ रहे हैं, वो सब क्या बोले जाते हैं, वो सब होंगे मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, वो सब क्या होंगे, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। फिर थर्ड है नेचुरल कैपिटल। थर्ड है नेचुरल कैपिटल, नाम से पता चल गया होगा कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का कितना यूज़ हो रहा है, कितने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है एंटिटी, वही क्या है, नेचुरल कैपिटल। कि वाटर का, लैंड का कितना यूज़ कर रही है, वाटर, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी का एंटिटी कितना यूज़ कर रही है अपने गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, एंटिटी नेचुरल रिसोर्सेज का कितना यूज़ कर रही है, यही क्या है, नेचुरल कैपिटल। उसके बाद थर्ड क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल के नाम से आपके दिमाग में आ रहा होगा एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज होते हैं ह्यूमन कैपिटल। नहीं, एम्प्लॉइज ह्यूमन कैपिटल नहीं होते, एम्प्लॉइज ह्यूमन कैपिटल नहीं होते। तो ह्यूमन कैपिटल होती क्या है, एम्प्लॉइज के पास जो एक्सपीरियंस है वो होती है ह्यूमन कैपिटल। एम्प्लॉइज के पास जो एक्सपीरियंस है वो ह्यूमन कैपिटल है। एम्प्लॉइज के पास जो स्किल्स हैं, डिफरेंट वर्क करने की जो स्किल्स हैं, ये क्या ह्यूमन कैपिटल है। और एम्प्लॉइज की जो वफादारी है, एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो वफादारी है, वो क्या ह्यूमन कैपिटल है, ये ह्यूमन कैपिटल है। स्किल्स, एम्प्लॉइज के पास एक्सपीरियंस होना ह्यूमन कैपिटल है, एम्प्लॉइज के पास स्किल्स होना ह्यूमन कैपिटल है, एम्प्लॉइज के पास वफादारी होना, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादारी होना, ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। एम्प्लॉइज के पास एथिकल वैल्यूज होना, एथिकल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, होनेस्टी से काम करना, लापरवाही के बिना काम करना, पूरी मेहनत से काम करना, इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि आपके एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को, आपके एम्प्लॉइज के पास ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को समझने की जो काबिलियत है, वो भी क्या है, आपके एम्प्लॉय के पास ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को समझने की जो काबिलियत है, वो भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। आपके एम्प्लॉयज के पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है, उनको समझने की जो काबिलियत है, वो भी क्या है, उनकी ह्यूमन कैपिटल है, वो भी क्या, आपकी ह्यूमन कैपिटल है। तो एम्प्लॉयज ह्यूमन कैपिटल नहीं है, एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो ह्यूमन कैपिटल है, उनके पास जो स्किल्स हैं वो ह्यूमन कैपिटल है, उनकी पास जो वफादारी है, उनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादारी है, वो ह्यूमन कैपिटल है, उनकी जो एथिकल वैल्यूज हैं वो ह्यूमन कैपिटल है, और उनमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को समझने की जो एबिलिटी है, वो क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल है। कि आपके एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटेजी होती है उसे जल्द से जल्द समझ जाते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने में भी आपकी मदद करते हैं। तो ये क्या है, ये है ह्यूमन कैपिटल, ना कि आपके एम्प्लॉयज। फिर नेक्स्ट आता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप कि आपकी स्टेक होल्डर्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है, आपकी स्टेक होल्डर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप है, ये क्या होती है, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या है कि आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कैसी रिलेशनशिप है, इसे सोशल कैपिटल बोला जाता है। ये बिजनेस पार्टनर कौन होते हैं, जैसे आपके एजेंट वगैरह हो गए, एडवर्टाइजर्स हो गए, पब्लिशर्स हो गए, ये सब होते हैं बिजनेस पार्टनर। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा कि आप इनके साथ कैसा बिहेव करते हो, आपका इनके साथ कैसा बिहेवियर है, आपका अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, ये आपकी सोशल कैपिटल है।
ये स्टेक होल्डर्स वगैरह आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं, स्टेक होल्डर्स वगैरह आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं, ये क्या है, ये भी क्या है आपकी सोशल कैपिटल, कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो, ये आपकी सोशल कैपिटल है। आपके स्टेक होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर आपके साथ आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, ये क्या है आपकी सोशल कैपिटल है। और आपके पास जो सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट है, आपके पास जो सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट है, ये क्या है आपकी सोशल कैपिटल। अब सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट क्या होता है कि आपको सोसाइटी अलाउ कर रही है कि नहीं काम करने के लिए, कि आपको सोसाइटी अलाउ कर रही है कि नहीं काम करने के लिए। सोशल लाइसेंस ये किनके पास नहीं होता, जैसे ये यूरेनियम माइनिंग वगैरह होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, तो उनके पास सोशल लाइसेंस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता उनके पास, क्योंकि जब यूरेनियम की माइनिंग होती है तो उसमें पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो लोग यूरेनियम की माइनिंग करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइफ का थ्रेट होता है, उनकी भी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है। तो उनके पास क्या होता है, सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट नहीं होता। तो सोशल कैपिटल में क्या क्या आया कि आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कैसी रिलेशनशिप है, आप उनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं, वो लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं, और आपका जो सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट है वो भी आपकी क्या है, सोशल कैपिटल। और लास्ट कैपिटल बची हमारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल इसका मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल कि आपकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, आपकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है आपकी जो भी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है वही क्या आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल, कि आप फ्यूचर में कितना अर्न कर सकते हो, कि क्या आप फ्यूचर में कंटिन्यू भी कर पाओगे, क्या फ्यूचर में आप अच्छे से अर्न कर पाओगे, अच्छे से कमाई कर पाओगे, यही क्या आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अभी आएगी कैसे, ये आएगी कैसे, इनोवेशन से। जब आप न्यू आइडियाज़ लाओगे, न्यू स्टेप्स लोगे और इन्वेस्ट करोगे R&D में, क्या करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, R&D में इन्वेस्ट करोगे, तभी क्या होगी आपकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। जो आप इन्वेस्ट करते हो R&D में, इससे क्या होगा, आपकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल क्रिएट होगी, और यही आपकी क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अगर मान लो कोई बिजनेस है जो अभी तो अच्छी कमाई कर रहा है, लेकिन मान लो क्या नहीं कर रहा, इनोवेशन नहीं कर रहा, R&D में खर्चा नहीं कर रहा, तो क्या होगा, फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। गारंटी है वो कंपनी क्या होगी, फ्यूचर में जाके बर्बाद हो जाएगी। अगर मान लो ना वो इनोवेशन कर रही, ना ही R&D में इन्वेस्ट करी। जैसे नोकिया ने क्या करा था, उस टाइम पे नोकिया जब आया तो वो बहुत चला, लेकिन ना उसने कुछ इनोवेशन किया, ना ही उसने R&D में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी। उससे क्या हुआ, नोकिया आज एकदम बर्बाद हाल हो गए उसके। तो इस कारण से ही जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इसके बारे में भी आपको बताना। और इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती क्या है कि आप क्या इनोवेशन ले रहे हो, आप कितनी इनोवेशन लेते हो, R&D में कितना इन्वेस्ट करते हो, ये क्या होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है। यही आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है। हमने 6 चीज सारे देख लिए। पहला क्या था, फाइनेंशियल कैपिटल, दूसरा था मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, थर्ड था नेचुरल कैपिटल, फोर्थ ह्यूमन कैपिटल, फिफ्थ सोशल कैपिटल और सिक्स्थ इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को एक बार कंसेप्ट बुक से और देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, 6 चीजें इसके अंदर। फाइनेंशियल कैपिटल में क्या देखते हैं कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए फंड्स कहाँ से आ रहा है, जैसे डेब्ट से, इक्विटी से या ग्रांट से। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल हैं, वो सब क्या है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या है कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आप कितना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वाटर, लैंड, मिनरल्स, इनका कितना यूज़ कर रहे हैं, यही आपकी नेचुरल कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि आपके एम्प्लॉय के पास कितनी स्किल्स है, कितना एक्सपीरियंस है, उनके एथिकल वैल्यूज क्या हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को समझ भी पाते हैं कि नहीं समझ पाते, उनकी क्या वो वफादार हैं आपके प्रति, क्या वो वफादार हैं, ये सब क्या ह्यूमन कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या है कि आपकी रिलेशनशिप कैसे, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, अदर नेटवर्क, बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपका उनके साथ बिहेवियर कैसा है, वो लोग आप पे कितना विश्वास करते हैं, वो लोग आपके लिए कितने वफादार हैं, क्या आपके पास सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट है कि नहीं, ये सब क्या है सोशल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, ये क्या होती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट और करवा देता हूँ। देखो ये हाईलाइट कर लो। पहले पॉइंट में फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, डेब्ट, सच डेब्ट, इक्विटी और ग्रांट्स। सेकंड इतना काफ़ी है, थर्ड में इतना काफ़ी है, फोर्थ में देख लो ह्यूमन कैपिटल में। इसमें मैं आपको बस अंडरलाइन करा देता हूँ, याद करने की कोशिश मत करना, बस रीड कर लेना। ह्यूमन कैपिटल क्या क्या है, आपकी एक्सपीरियंस है कि आपके एम्प्लॉय को कितना एक्सपीरियंस है, उनमें क्या क्या स्किल्स है, उनकी एथिकल वैल्यूज, आपके एम्प्लॉयज में क्या कितनी एथिकल वैल्यूज हैं, कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को कितना समझ पाते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, लॉयल्टीज, ये सब क्या है ह्यूमन कैपिटल। सोशल कैपिटल में क्या है कि आप कैसा बिहेव करते हैं, वो लोग आप पे कितना विश्वास करते हैं, और आपका सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। तो एक बार रीड कर लेना, जो हाईलाइट हो रखा है वो आपको याद करना है, जो हाईलाइट हो रखा है वो तो क्या करना है, आपको याद करना है, और जो मैंने अंडरलाइन कराया है उनको एक बार रीड करके छोड़ देना,
उनको क्या करना है, एक बार रीड कर लेना, बस याद आ जाए तो लिख देना, नहीं तो ओन लैंग्वेज में लिखाना। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में ये क्या आपकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है। अब इसलिए मेमोनिक भी बना देते हैं हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए 6 चीज के लिए। लिखो आप मैन्युफैक्चर्ड फिन्स। अभी मत बोलना फिन की स्पेलिंग गलत है, फिन्स की स्पेलिंग गलत है, इस तरह से आपको याद करना क्या है, मैन्युफैक्चर्ड फिन्स। तो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल हो गई, एफ से क्या हो गया फाइनेंशियल, एच से ह्यूमन, आई से इंटेलेक्चुअल, एन से नेचुरल और एस से सोशल, मैन्युफैक्चर्ड फिन्स। तो ये हो गई आपकी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 6 चीज हो गए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का, BRSR, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR। ये क्या है, BRSR क्या है, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसमें बोला गया कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, इनको क्या करना है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन क्या करनी है, इनको डिटेल में क्या करना है, डिटेल में सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करनी है। इनको क्या करना है, डिटेल में इनको सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करनी है। कि जो भी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, इनके लिए मैंडेटरी है, इनके लिए मैंडेटरी है कि ये क्या करें, कि डिटेल में सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करें। ये क्या करें, डिटेल में सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करें, डिटेल में ESG परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्टिंग करें। इनको क्या करना है, डिटेल में ESG परफॉर्मेंस के बारे में क्या करना है, इनको रिपोर्टिंग करनी है। इनकी जो भी ESG परफॉर्मेंस है, ESG परफॉर्मेंस हमने देखा था क्या होती है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, उसके बारे में इनको डिटेल में रिपोर्टिंग करनी होगी, इनके लिए एक मैंडेटरी है। तो इसे ही क्या बोला गया, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब इन्हें ये होती कैसे है, ये रिपोर्टिंग कैसे होगी, तो देखो जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग थी, ये हम कैसे कर रहे थे, ये हम एनुअल रिपोर्ट में ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ कर रहे थे। अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिस्टेड एंटिटीज क्या कर रही थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर रही थी और एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो BRSR है ये एनुअल रिपोर्ट में नहीं होगी, ये सेपरेटली बनेगी। जो एंटिटीज हैं, लिस्टेड एंटिटीज हैं, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट तो बनाएंगी ही, साथ ही साथ ये अपनी BRSR भी बनाएंगी। ये क्या बनाएंगी, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी बनाएंगी अलग से। तो सेपरेटली बनेगी ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर नहीं आएगी, BRSR, ये सेपरेटली बनेगी। ये कैसे बनेगी, सेपरेटली बनेगी। तो जो भी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है उनको क्या करना है, अपनी ESG परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में रिपोर्टिंग करनी है। उन्हें क्या करना है, अपनी ESG परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में रिपोर्टिंग करनी है। अब इसके 3 एलिमेंट्स है, रिपोर्टिंग के 3 एलिमेंट्स है। 3 सेक्शंस, रिपोर्टिंग के 3 सेक्शंस है। 3 सेक्शंस में रिपोर्टिंग होगी। ये जो रिपोर्टिंग होगी BRSR में, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में जो रिपोर्टिंग होगी वो क्या होगी, 3 सेक्शंस में होगी। ये किस में होगी, 3 सेक्शन में रिपोर्टिंग होगी। तो सबसे पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखो क्या बताना है कंपनी को, सेक्शन ए में लिस्टेड एंटिटीज को क्या बताना है, ये देखो इसमें क्या देंगी, जनरल डिस्क्लोजर्स। इसके अंदर एंटिटी क्या देंगी, जनरल डिस्क्लोजर देंगी। और जनरल डिस्क्लोजर में क्या बताएंगी, ये बताएंगी कौन सी प्रोडक्ट में डील करती हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, एंटिटी के पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डिटेल बताएगी, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ये सब बताना। और उसकी होल्डिंग कितनी, कौन कौन सी है, सब्सिडरी कितनी है, तो ये डिटेल देना कि कौन सी प्रोडक्ट में डील करती है, प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताना, एम्प्लॉयज की डिटेल्स बताना, और अपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की डिटेल देना कि इस कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनियाँ कौन कौन सी हैं। ये सब किस में आएगा, जनरल डिस्क्लोजर्स में। तो जब भी BRSR बनेगा तो इसमें पहला सेक्शन आएगा, सेक्शन ए। ये 3 सेक्शन में बनेगी, जिसमें सेक्शन ए में तो क्या जाएंगे, जनरल डिस्क्लोजर जाएंगे। जनरल डिस्क्लोजर में क्या बताया जाएगा, एंटिटी के बारे में बताया जाएगा कि एंटिटी कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस में डील करती है, उसके एम्प्लॉयज कौन है, उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी कौन कौन है, कितनी होल्डिंग और सब्सिडरी है उसके अंदर। फिर आया सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें क्या बताना है, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर्स। मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर्स, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर। इसके अंदर क्या बताया जाएगा कि मैनेजमेंट ने कौन कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करे, सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि मैनेजमेंट ने सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करे, वो सब किस में आएगा, सेक्शन बी में आएगा।
कि मैनेजमेंट ने कौन कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करे सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब आता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन सी, सेक्शन सी क्या है? प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स। परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स, सेक्शन सी क्या है? प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स। इसमें क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन? इसके अंदर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज क्या करेगी सेक्शन सी में? ये प्रिंसिपल वाइज बताएंगे उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये क्या करेंगी? 9 प्रिंसिपल दिए गए हैं, क्या करेंगे? प्रिंसिपल वाइज अपनी परफॉर्मेंस बताएंगी। अभी बोलोगे प्रिंसिपल वाइज इनका मतलब क्या है? अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? 9 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। BRSR में आपको क्या दिए गए हैं? 9 प्रिंसिपल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी? प्रिंसिपल वाइज 9 प्रिंसिपल वाइज क्या करेंगी? हर एक प्रिंसिपल वाइज क्या करेंगी? अपनी परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करेंगी कि प्रिंसिपल वाइज उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सब क्या करेंगी? सेक्शन सी में क्या करेंगे? वो डिस्क्लोज करेंगी कि हर प्रिंसिपल में 9, टोटल 9 प्रिंसिपल्स हैं, तो 9 प्रिंसिपल वाइज, हर प्रिंसिपल वाइज उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब क्या करेंगी? डिस्क्लोज करेंगी। वो किस में करेंगी? सेक्शन सी में करेंगी। तो सेक्शन ई में तो क्या करना है? जनरल डिस्क्लोजर देने हैं, कंपनी के बारे में बताना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट सर्विस में डील कर रहे हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, कैसे एम्प्लॉयज हैं, होल्डिंग सब्सिडी के बारे में बताना है। सेक्शन बी है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर, कि मैनेजमेंट ने कौन कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करे सस्टेनेबिलिटी के लिए। सेक्शन सी में प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस को अपनी डिस्क्लोज करेंगी, क्या करेंगी? प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करेंगी। अब ये पॉइंट आपको तभी समझ आएगा जब हम 9 प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, जब हम 9 प्रिंसिपल्स को पढ़ लेंगे। तो अगर आपके मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, किस पे एक शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको क्या करना रहेगा? आपको लिखना रहेगा कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को मैंडेटरी देना है और 3 सेक्शन इसके लिखने रहेंगे। क्या करना है आपको? 3 सेक्शन लिखने हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए जैसे जनरल डिस्क्लोजर हो गया, सेक्शन बी ये आपको क्या करना है? ये हेडिंग है तो ये तो एग्जैक्ट होनी चाहिए, और अंदर का आपको थोड़ा थोड़ा बना के लिखना है। जैसे जनरल डिस्क्लोजर में बना के लिख दिया आपने 2-3 लाइन, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर में बना के लिख दिया, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर में बना के लिख दिया आपने 2-3 लाइन, इस तरह से। तो इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो देखो क्या है? बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो क्या बोला? जो भी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिसाइड करी गई हैं, उनको क्या करना है? मैंडेटरीली क्या करना है? फर्निश करनी है। उनको मैंडेटरी क्या करना है? बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फर्निश करनी है, जो भी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं। उसके बाद बोला गया कि जो रिपोर्टिंग है ये 3 सेक्शन में डिवाइड करी गई है। सेक्शन ए जनरल डिस्क्लोजर, सेक्शन बी मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर, सेक्शन सी प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। और प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर में क्या बोला गया है कि कुछ डिस्क्लोजर्स तो मैंडेटरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। मैंडेटरी को क्या बोला गया? एसेंशियल इंडिकेटर्स। ऑप्शनल वालों को क्या बोला गया है? लीडरशिप इंडिकेटर्स। मैंडेटरी कौन से हैं? जो भी आपकी पॉलिसी से रिलेटेड हैं, मेन डाटा से रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर थे उन्हें बोला जाता है मैंडेटरी। और कोई एडिशनल डाटा बता रहे हो, एडिशनल बातें बता रहे हो, आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फायदा कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही फायदा कर रहे हो, ज़्यादा ही भले बन रहे हो आप, तो जो एडिशनल डाटा कर रहे हो आप, एक्स्ट्रा फायदा कर रहे हो इन्वायरमेंट के लिए, सोशल के लिए, गवर्नेंस के लिए, तो ऐसे एडिशनल डाटा उनके क्या करना है आपको? वो आते हैं ऑप्शनल डिस्क्लोजर। उन्हें क्या बोला जाता है? ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स बोला जाता है, लीडरशिप इंडिकेटर्स। तो प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स में भी क्या है? एक तो मैंडेटरी हैं जिन्हें बोला जाता है एसेंशियल इंडिकेटर्स, कि वो डिस्क्लोजर्स तो आपको देने ही देने हैं, और दूसरे होते हैं ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स, जो आप चाहो तो डिस्क्लोज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर आप चाहो तो डिस्क्लोज कर सकते हो और नहीं चाहो तो मत करो, उन्हें बोला जाता है लीडरशिप इंडिकेटर्स। तो अगर आप पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि BRSR पे शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको क्या लिखना रहेगा? आपको दोनों पॉइंट लिखने रहेंगे, पहला पॉइंट ये भी और सेकंड भी, ये दोनों आपको लिखने रहेंगे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा? ओन वर्ड्स में भी लिखना रहेगा। आपको क्या करना है? ओन वर्ड्स में भी 2-3 लाइन लिखनी है, ये याद रखना बस कि क्या करना, ओन वर्ड्स में भी लिख देना 2-3 लाइन। अब हम सबसे मेन टॉपिक देख लेते हैं जो कि प्रिंसिपल्स के बारे में है। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या था एक बार देख लेते हैं हम। ये फालतू था शुरू का, गोल्स मैंने आपको बताया, बस एक बार रीड कर लेना। फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जो 3 पिलर्स दिए गए हैं ये क्या है? थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखना। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग वाला टॉपिक देख लेना, ये भी काम का है। ग्लोबल ट्रेंड्स भी देख लेना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा रखा है उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये आपको याद करना है। मतलब अभी तक फालतू कौन सा है? ऊपर का जो SDG एंड ESG बेसिक्स हैं ये फालतू, बस इसमें 3 पिलर्स देखने हैं। तो इसमें भी आपको याद करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो बोल्ड हो रहे हैं वो एग्जैक्ट लर्न करने और अंदर का बना के लिखना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये काम का है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पर शॉर्ट नोट पूछे सकते हैं BRSR पे। अब आया 9 प्रिंसिपल्स, अब हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो जो हम 9 प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं, 9 प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं, ये किन के बारे में है? ये 9 प्रिंसिपल्स ESG के बारे में ही है, जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में देखा था कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन्हें क्या करना है? मेंटेन करना है।
इनको अचीव करना है, तो उन्हीं के बारे में है 9 प्रिंसिपल्स, उन्हीं के बारे में है। तो हम एक एक करके सारे प्रिंसिपल देख लेते हैं कि प्रिंसिपल में लिखा क्या गया है। तो आया प्रिंसिपल 1 फर्स्ट। प्रिंसिपल 1 का नाम क्या है? सबसे पहले इसका नाम देखो, इसका नाम है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी। एक बार हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इन्हें याद कैसे करना है और किस किस तरह से इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब बता दूंगा, लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं एक बार। एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल उनका नाम क्या है? एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? सबसे पहले क्या बोलता है कि क्या होनी चाहिए? ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए जिससे कि एथिक्स का कंप्लायंस हो सके, जिससे कि क्या हो सके? एथिक्स का कंप्लायंस हो सके। तो क्या बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स के कंप्लायंस के लिए, एथिकल कंप्लायंस के लिए क्या होने चाहिए? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स के कंप्लायंस के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। फिर बोला गया सेकंड पॉइंट में कि ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, इनकी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको आपको क्या करना है? स्टेक होल्डर्स को भी बताना है। उनको आपको क्या करना है? अपने स्टेक होल्डर्स को बताना है। ऐसे नहीं कि आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स तो बना दिए लेकिन बस आप बना के बैठ गए, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं इनके बारे में क्या करो? अपने स्टेक होल्डर्स को भी बताओ, फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोला? अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है, मान लो एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है कि एथिक्स कंप्लाई नहीं हो रहे, कि जो आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए थे, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? एथिक्स कंप्लायंस के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए थे, लेकिन क्या हो गया? एडवर्स इफेक्ट आ गया, एथिक्स कंप्लायंस नहीं हो रही, एथिकल कंप्लायंस हो नहीं रहा, एथिक्स का कोई कंप्लाइन नहीं कर रहा, तो भी आपको क्या करना है? अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर देना है। उनको ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर देना है। सबसे पहले तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने हैं, फिर जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए गए उनको आपको क्या करना है? उनके बारे में स्टेक होल्डर्स को बता दो, उनके बारे में क्या करना है? स्टेक होल्डर्स को बताना है। और अगर कोई एडवर्स इफेक्ट भी आता है, अगर एथिक्स कंप्लायंस भी नहीं हो रही, तभी भी आपको क्या करना है? उनका ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर देना है, तभी भी आपको क्या करना है? स्टेक होल्डर्स को बताना है। फिर लास्ट क्या बोला कि अगर क्या हो रहा है? आउटसाइड एंटिटीज भी अगर मान लो क्या करती हैं? इन 9 प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करती हैं। अगर कोई आउटसाइड एंटिटीज भी 9 प्रिंसिपल्स को वायलेट करती हैं तो आपको क्या करना है? रेस्पॉन्ड करना है, अपनी रिपोर्ट में बताना है। आपको क्या करना है? अगर कोई आउटसाइड एंटिटी भी क्या करती है, 9 प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है, तो आपको क्या करना है? अपनी रिपोर्ट में बताना है। आउटसाइड एंटिटी जैसे आपके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर आपके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सब भी क्या कर रहे हैं? मान लो इनमें से कोई भी क्या कर रहा है? 9 प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, तो आपको क्या करना है? अपनी रिपोर्ट में बताना है। तो प्रिंसिपल 1 हमने क्या देखा? एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले एथिक्स के लिए क्या करो? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ, फिर ट्रांसपेरेंसी रखो। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? जो आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए उनके बारे में अपने स्टेक होल्डर्स को बता दो, और अगर एडवर्स इफेक्ट होता है तब भी बताओ, तो भी ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दो। फिर अकाउंटेबिलिटी क्या बोल रही है कि अगर कोई आउटसाइड एंटिटी भी इन 9 प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है, अगर कोई भारी लोग भी क्या कर रहे हैं? इन प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं, तो आपको क्या करना है? अपनी रिपोर्ट में बताना है। जैसे आपके सप्लायर वगैरह भी क्या कर रहे हैं? वायलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स को, तो भी आपको बताना है। फिर देखो प्रिंसिपल सेकंड, अब आ जाओ प्रिंसिपल सेकंड। ये क्या है? सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विस। सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विस। तो नाम से क्या पता चलता है हमें क्या करना है? सेफ प्रोडक्ट देने, लोगों को क्या करना है? सेफ प्रोडक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए, तो हमें जो भी प्रोडक्ट देने वो क्या करना है? सेफ देने हैं। और क्या होने चाहिए? सस्टेनेबल होने चाहिए। सस्टेनेबल मतलब प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफिल करना ही है, लेकिन फ्यूचर नीड्स का भी हमें क्या करना है? ख्याल रखना है। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि जब भी हम प्रोडक्ट को डिजाइन करें, जब भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करे, तो उसे ऐसे मेथड से फॉलो करना है, जिससे कि क्या हो सके? जिससे कि रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि रिसोर्सेज का मिनिमम यूज़ हो, जिससे कि क्या हो? रिसोर्सेज का मिनिमम यूज़ हो। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? प्रोडक्ट को डिजाइन करे, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे, तो ऐसे मेथड्स को फॉलो करना है जिससे कि क्या हो सके? रिसोर्सेज का मिनिमम यूज़ हो सके। रिसोर्सेज के यूज़ को हम क्या कर सके? रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मिनिमाइज कर सकें। रिसोर्स यूटिलाइजेशन को क्या कर सके? हम मिनिमाइज कर सकें। रिसोर्स यूटिलाइजेशन को क्या कर सकें? मिनिमाइज कर सकें। और इसमें क्या बोला गया? फिर
इसमें बोला सेकंड पॉइंट प्रिंसिपल सेकंड में उन्होंने बोला कि हमें इन्हें क्या नहीं करना, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना रिसोर्सेज का, हमें क्या नहीं करना, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि नेचुरल रिसोर्सेज का हमें वेस्टेजेस नहीं करना, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, हमें क्या करना है, इनका रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है। हमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या करना है, रीयूज़ करना है, उन्हें रिसाइकल करना है, उन्हें रीयूज़ करना है, उन्हें रिसाइकल करना है। और वो लास्ट पॉइंट क्या बोला कि हमें क्या करना है, कंज्यूमर्स हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उन्हें कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में एजुकेट करना है, उनके राइट्स के बारे में, कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में क्या करना है, एजुकेट करना है। तो सेकंड क्या था, सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विस। तो इसका पहले पॉइंट क्या था, हमें सेफ प्रोडक्ट देना है, कोई भी अगर हार्मफुल प्रोडक्ट है तो वो नहीं बेचना, उन्हें हार्मफुल प्रोडक्ट को क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है। फिर सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या बोला गया, जब भी हम प्रोडक्ट डिजाइन करें या अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें तो वैसे मेथड्स को फॉलो करना है जिससे कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। उसके बाद बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं करना, हमें नेचुरल रिसोर्सेज का रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है। उसके बाद बोला कि हमें कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में भी एजुकेट करना है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में भी क्या करना है, कंज्यूमर्स को हमें एजुकेट करना है, हमें कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में भी एजुकेट करना है। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, जैसे एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेचा जा सकता सामान, बिना खराब क्वालिटी का अगर कोई प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर क्या सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो ये होता है, हमें क्या करना है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में भी एजुकेट करना है। तो ये है प्रिंसिपल सेकंड। अब आया प्रिंसिपल थर्ड। प्रिंसिपल थर्ड क्या है, हमें क्या करना है, प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, प्रमोट दी वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हम चाहेंगे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या रहें, सुखी रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, कि एम्प्लॉयज हैं वो क्या रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो हमें क्या करना है, प्रमोट दी वेलबींग ऑल एम्प्लॉयज, ये है प्रिंसिपल 3। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें कंप्लाई करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, प्रिंसिपल 3 के लिए जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको कंप्लाई करना होगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती क्या, एम्प्लॉयर से रिलेटेड होती क्या है, जैसे ग्रेच्युटी एक्ट, पीएफ एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस हो गया, बोनस देना हो गया। तो ये सब क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है एम्प्लॉयर से रिलेटेड उनको कंप्लाई करना है। और क्या करना है, जो भी चाइल्ड लेबर वगैरह हैं, चाइल्ड लेबर हैं, बॉन्डेड लेबर हैं, इनको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चाइल्ड लेबर वगैरह ना हो। और क्या करना है, एम्प्लॉयज को टाइमली पेमेंट देना है, एम्प्लॉयज को क्या करना है, हमें टाइमली पेमेंट और वेजेस देना है, वेजेस का क्या करना है, उन्हें टाइमली पेमेंट करना है। और उनके वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखना है, एम्प्लॉयज के वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखना है। हमें ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि हम एम्प्लॉयज को गधों की तरह काम में लगा रखे हैं, ऐसे नहीं कि उनको 12 से 15 घंटे काम में लगा रखे हैं, गधों की तरह काम में नहीं लगाना। हमें उनकी लाइफ का भी ख्याल रखना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना है, हमें एम्प्लॉयज की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना है, हमें उनको टाइमली पेमेंट करना है, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड उनको कंप्लाई करना है। और उनको ट्रेनिंग देनी है, उन्हें क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज को। और वर्क प्लेस को क्या करना है, जो भी हमारी वर्क प्लेस है, जो भी एम्प्लॉयज के लिए जो वर्क प्लेस है उसे क्या करना है, फ्री ऑफ हैरेसमेंट करना है। एम्प्लॉयज के लिए जो वर्क प्लेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, फ्री ऑफ हैरेसमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो वुमन एम्प्लॉयज है उनके साथ कोई भी छेड़खानी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोला गया, इसके अंदर क्या बोला गया कि पहले जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज से रिलेटेड वो कंप्लाई करो, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, उन्हें टाइमली पेमेंट करो, वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखो, उनको फ्री ऑफ हैरेसमेंट होनी चाहिए, जो भी वर्क प्लेस है वो क्या होनी चाहिए, फ्री ऑफ हैरेसमेंट होनी चाहिए। और उन्हें एजुकेट ट्रेनिंग वगैरह दो, तो ये हो गया प्रिंसिपल 3 जो कि एकदम ईजी था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल 4। प्रिंसिपल 4 क्या है, रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रेस्पॉन्सिवनेस। आपको क्या करना है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले जो पॉइंट उन्होंने बताया है वो पॉइंट है जो हमने पहले भी देख लिया, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देख लिया। हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को अपनी ESG परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को जो भी हमारी एक्टिविटीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का जो भी इन्वायरमेंट पे या सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है,
वो बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसको क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है। उसे क्या करना है, हमें स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसे हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। स्टेक होल्डर्स को हमें क्या करना है, उसे कम्युनिकेट करना है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, जो भी बेनिफिट्स हुए हैं, जो भी हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना है। उसे हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना है। इसका मतलब क्या, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, गवर्नमेंट। तो ये सब क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट को कैसे जैसे बेनिफिट शेयर होंगे, उन्हें क्या करें, हम टैक्स पेमेंट करें, टाइम टू टाइम क्या करें, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करें। इन्वेस्टर्स को क्या दें, एजुकेट रिटर्न दें। कस्टमर्स को क्या दें, सही दाम में क्या करें, सही दाम में अपना प्रोडक्ट दें, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दें। और सप्लायर को भी क्या करें, उनसे ज़्यादा सामान खरीदें और ज़्यादा रुपये कम ना कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें। तो इस तरह से हम क्या करना है, जो हमें बेनिफिट हो रहा है उसे क्या करना है, सभी स्टेक होल्डर के साथ क्या करना है, बांटना है। सभी स्टेक होल्डर के साथ क्या करना है, जो भी हमें फ़ायदा हुआ उसे सभी के साथ बांटना है। तो ये प्रिंसिपल 4 भी खत्म हो गया। प्रिंसिपल 4 इतना ही है। सबसे पहले क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का जो भी इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है उसे क्या करना है, जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसकी एक्टिविटी से उसको स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है। उसके बाद बोला कि जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो क्या करना है, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने। ऐसे नहीं कि बेनिफिट हुए और खुद ही खा गए, ना कि इन्वेस्टर्स को हम अच्छी रिटर्न दे रहे, एम्प्लॉयज़ को ना हम पेमेंट दे रहे, ना ही गवर्नमेंट को टैक्सेज पे कर दे। तो ऐसा नहीं करना। जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं इसको हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को उसके साथ शेयर करना है। हमें क्या करना है, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बेनिफिट को शेयर करना है। अब आओ प्रिंसिपल 5। 4 प्रिंसिपल्स हमने कर लिए, यह आया प्रिंसिपल 5। अभी तक आपने देखा होगा सभी प्रिंसिपल्स एकदम ईजी हैं, एकदम ईजी है, नॉर्मल बात है। पहला प्रिंसिपल फिर भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसमें भी देखो पहले पॉइंट से सभी जुड़ रहे थे। सबसे पहले में क्या करना होता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। उसके बारे में फिर क्या करना है, फिर उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है स्टेक होल्डर्स को। और अगर एडवर्स इफेक्ट भी है तो भी हमें क्या करना है, उन्हें ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना है। तो ये था प्रिंसिपल 1 जो कि थोड़ा सा मुश्किल था। अब आ जाओ प्रिंसिपल 5। ये क्या है, रेस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले क्या करे, ह्यूमन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग ले। सबसे पहले क्या करे, सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग ले। ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले क्या करना है, ह्यूमन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद उसे क्या करना है, सभी स्टेक होल्डर्स के, ऑल स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करना है। तो देखो प्रिंसिपल 5 में क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले क्या करना है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी लॉ बनाए गए हैं। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। तो जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें क्या करना है, इनको हमें अंडरस्टैंड करना है। जो भी ह्यूमन राइट्स है इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद क्या करना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करनी है। सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करनी है। ऐसे नहीं कि किसी एक दो स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स की तो रेस्पेक्ट कर ली लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स को भूल गए। सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स को हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए क्या करना होगा, अब सेकंड पॉइंट के लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर ही क्या करना होगा, ह्यूमन राइट्स को इंटीग्रेट करना होगा। कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए उसके अंदर ही क्या कर दे, ह्यूमन राइट्स को इंटीग्रेट कर दे, उसी के अंदर अपनी ह्यूमन राइट्स को समाहित कर दे, उसी के अंदर ह्यूमन राइट्स को सम्मिलित कर दे। जिससे कि क्या होगा, ह्यूमन राइट्स अपने आप ही अचीव हो जाएंगे, जिससे कि ह्यूमन राइट्स अपने आप ही रेस्पेक्ट हो जाएगी। तो प्रिंसिपल 5 में क्या करना है, ह्यूमन राइट्स की सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद सभी के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करनी है, सभी लोगों के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करनी है। अब सभी लोगों के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट होगी कैसे, जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए तो उसके अंदर ही क्या कर दे, ह्यूमन राइट्स को इंटीग्रेट कर दे। इससे क्या हो पाएगा, इससे सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट अपने आप ही हो जाएगी। इससे सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट अपने आप ही हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल 5 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रिंसिपल 6। ये क्या है, प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और उसे क्या करना है, वापस से रेस्टोर करना है। हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसे वापस से रेस्टोर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे।
ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि ये क्या कर सके, इन्वायरमेंट पे जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, इन्वायरमेंट पे जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसको एसेस कर सके। तो पहला पॉइंट क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, उसे ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है, उसे ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसे क्या कर सके, एसेस कर सके कि मेरी एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड देखो दूसरा पॉइंट है, पहली पॉइंट में तो क्या करा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेवलप करे जिससे कि क्या कर पाएगी, एसेस कर पाएगी कि इसकी एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, इसे देखना है कि इसकी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है। इसे अपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को क्या करना है, मेजर करना है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, अपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को क्या करना है, इसे मेजर करना है कि ये कितना पोल्यूशन कर रही है, कि ऑर्गेनाइजेशन है ये कितना पोल्यूशन कर रही है, कितना वेस्ट जनरेट कर रही है, कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज के द्वारा कितना पोल्यूशन कर रही है, कितना वेस्ट जनरेट कर रही है। और ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट कर रहा है इसका कोई प्रोडक्ट, इसे लगता है कि इसका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, तो इसे क्या करना चाहिए, इसे उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो इसके अंदर क्या मेजर करते हैं, पोल्यूशन कितना कर रहे हैं, वेस्ट जनरेट कितना हो रहा है, ये सब चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेवलप करें, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर करें कि कितना पोल्यूशन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, कितना वेस्ट जनरेट कर रही है, ये सब चेक करना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, कि जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उनको क्या करना है, हमें ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना है, ऑप्टिमम मैनर में क्या करना है, यूज़ करना है। जो भी रिसोर्सेज है इनका ऑप्टिमम मैनर में हमें यूज़ करना है। तो 3 पॉइंट देखे, सबसे पहले पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे जिससे कि क्या कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है उसको असेस कर सके। फिर उसके बाद असेस करेंगे, मेजर करेंगे कि उसने कितना पोल्यूशन फैलाया, कितना वेस्ट जनरेट करा, और अगर लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है तो उसे क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है। फिर थर्ड क्या बोला कि जो भी रिसोर्सेज है चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड, उनका क्या करना है, ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करना है, उनका वेस्टेज नहीं करना। फिर लास्ट क्या है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनके खिलाफ क्या करें इनके लिए एक्शंस लें, कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इनके लिए क्या हो, इनके लिए एक्शंस लिए जाएँ, इनके खिलाफ क्या करे जाएँ, एक्शंस लिए जाएँ, इनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएँ। तो प्रिंसिपल 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रिंसिपल 7 ये क्या है, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। इसके अंदर अब क्या करना है, प्रिंसिपल 7 क्या बोल रहा है, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। तो प्रिंसिपल 7 क्या बोल रहा है कि आप क्या हो, आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हो। हमने क्या देखा कि BRSR रिपोर्ट कौन बनाएगा, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। तो प्रिंसिपल 7 बोल रहा है कि आप कौन हो, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में से हो। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी एसोसिएशन हैं, ट्रेड ग्रुप्स हैं, उनको आप क्या करो, जो भी ट्रेड ग्रुप्स हैं जब भी वो अपनी पॉलिसी बनाए तो उन्हें इन्फ्लुएंस करो, आप ट्रेड ग्रुप को इन्फ्लुएंस करो, एसोसिएशन को इन्फ्लुएंस करो कि वो जब भी अपनी पॉलिसी बनाएं तो अपनी पॉलिसी में वो क्या करें, ESG को कंसीडर करें, ESG को कंसीडर करें। तो प्रिंसिपल 7 क्या बोल रहा है कि अकेले मत करो, अकेले सस्टेनेबिलिटी अचीव मत करो, साथ में दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करो, अकेले अचीव मत करो, दूसरों लोगों को भी इन्फ्लुएंस करो। तो इन्होंने क्या बोला कि आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हो, तो आपके जो भी एसोसिएशन हैं, ट्रेड ग्रुप्स हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करो, उनको बोलो कि वो भी अपनी पॉलिसी में क्या करें, ESG को कंसिडर करें, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस को कंसिडर करें, सस्टेनेबिलिटी को कंसिडर करें। तो ये इसके अंदर बताया गया बस कि इन्हें क्या करना है, जो भी एसोसिएशंस वगैरह हैं उन्हें बताना है, जो भी एसोसिएशंस है जैसे ट्रेड ग्रुप्स एक्स्ट्रा, इन्हें पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त क्या बताना है, ESG के बारे में बताना है। जब भी अपनी क्या करें, पॉलिसी फॉर्मुलेट करें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे तो जो भी ट्रेड ग्रुप्स हैं इन्हें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या करनी है, मदद करनी है, इन्हें बताना है कि ये भी क्या करें, ESG को कंसिडर करें। फिर आ जाओ प्रिंसिपल 8, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल 8। प्रिंसिपल 8 क्या है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट।
तो प्रिंसिपल एट क्या है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल एट क्या बोल रहा है, इक्विटेबल डेवलपमेंट को ग्रोथ करने के लिए बोल रहा है, इक्विटेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है। हमने जब गोल्स देखे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसमें था एक गोल रिड्यूस इनइक्वालिटीज, हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। तो प्रिंसिपल एट उसी की बात कर रहे हैं, हमें क्या करना है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें CSR एक्टिविटीज़ करनी है। हमें क्या करना है, CSR एक्टिविटीज़ करनी है। क्या करनी है, CSR एक्टिविटीज़। और CSR एक्टिविटीज़ भी कैसे करनी है, CSR एक्टिविटीज़ भी कैसे करनी है, प्रायोरिटीज़ के बेस पर, प्रायोरिटीज़ के बेस पर। इसका मतलब क्या हुआ, उनको जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनको क्या करना होता है, कुछ रुपया CSR में देना होता है, मैंडेटरी होता है उनके लिए कि कुछ रुपया वो CSR भलाई के कामों में लगाए। अभी क्या होता है, मैंडेटरी होता है, ये काम करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी मैंडेटरी के चक्कर में कहीं पर भी लगा दे, ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनियां मैंडेटरी के कारण CSR का रुपया कहीं पे भी लगा दे। उन्हें क्या करना है, प्रायोरिटीज़ के बेस में, प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे उन्हें रुपया लगाना है। उन्हें देखने की कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे लोग ज़्यादा भूखे मर रहे हैं, कहाँ पे लोगों की ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, कहाँ पे हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उन्हें क्या करनी है, CSR एक्टिविटीज़। और सेकंड क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, उसे देखना है कि उसकी एक्टिविटीज़ का लोगों पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट ऑन पीपल। सेकंड क्या बोला, पहला तो देखो इसमें क्या बोला, प्रिंसिपल 8 में किसी क्या करनी है, CSR एक्टिविटीज़ करनी है प्रायोरिटीज़ के बेस पे। दूसरा क्या बोला, किसी ये देखना है कि इसकी एक्टिविटीज़ का लोगों पर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ का लोगों पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो प्रिंसिपल 6 देखो, जो था प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि उसकी एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फिर सेकंड पॉइंट पे हमने देखा था कि कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना वेट जनरेट कर रही है, मतलब कितना एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, ये हमने देखा था। तो ऐसे इसमें भी हमने देखा कि इसकी एक्टिविटीज़ का पीपल पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, लोगों पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये हम किस में देख रहे हैं, प्रिंसिपल 8 में, कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का लोगों पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये किस में है, प्रिंसिपल 8। प्रिंसिपल 6 में क्या था, इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो किस में था, प्रिंसिपल 6। फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें देखना है कि कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं है, कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं है। पहले हमने देखा CSR एक्टिविटीज़ करनी है, उसके बाद हमने देखा कि हमारी एक्टिविटीज़ का लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर फिर हमें पता करना है कि कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, और अगर लगता है एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, एक्शंस लेने, उसके लिए हमें एक्शंस लेने हैं। लास्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि अगर मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह ना हो। कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से कोई भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट वगैरह ना हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लोग बेघर ना हो, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोग बेघर ना हो। कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, एक जगह पे एक लैंड क्या कर रही है, एक लैंड परचेज कर रही है, जहाँ पे क्या है, लोग रहते हैं, जहाँ पे खूब सारे लोग रहते हैं, वो क्या कर रही है, उस लैंड को परचेज करके वहाँ पे अपना प्लांट स्टैब्लिश करना चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या करना होगा, प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए इसे क्या करना होगा, लोगों को बेघर करना पड़ेगा, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो इसे क्या ध्यान रखना है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह ना हो। और फिर बोला गया अगर डिस्प्लेसमेंट हो भी जाता है तो उन्हें क्या करना है, फेयर कंपनसेशन देना है। फेयर कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि उन्हें दूसरी जगह घर खरीद के दो, उन्हें दूसरी जगह ज़मीन लेके दो, उन्हें अच्छे से कंपनसेशन भी दो, घर भी खरीद के दो, थोड़ा सा रुपया भी दो उन्हें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लोग बेघर ही ना हो। इसमें क्या बोला, इक्विटेबल डेवलपमेंट में आपको ध्यान रखना है कि लोग बेघर ही ना हो, और अगर हो भी जाते हैं, बहुत ही जरूरी हुआ, तो आपको उन्हें क्या करना है, एक फेयर कंपनसेशन देना है। क्या देना है, फेयर कंपनसेशन देना, उन्हें फेयर कंपनसेशन देना है। तो ये प्रिंसिपल 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 9। ये क्या है, प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन रेस्पॉन्सिबल मैनर। इसमें हमें क्या करना है, कंज्यूमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। क्या करना है, प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन रेस्पॉन्सिबल मैनर। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या बोला कि जो भी आपके प्रोडक्ट का एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी आपके प्रोडक्ट का एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, वो आप क्या करो, अपने कंज्यूमर को क्या करो, डिस्क्लोज करो। सबसे पहले क्या बोला कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो क्या कर दो, जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं उसे क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो। उसे क्या कर दो, आपके जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो। इसका एग्जाम्पल मान लो आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिससे क्या होता है, 10 साल से कम वाले बच्चों के लिए क्या होता है, उनको एलर्जी हो जाती है। 10 साल से कम बच्चों को क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस एडवर्स इम्पैक्ट को क्या करना है, आपको डिस्क्लोज करना है। आपको बताना है कि जो 10 साल से कम के बच्चे हैं वो इस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। आपको ये साफ साफ बताना है
ये साफ साफ बताना होगा कि इस प्रोडक्ट से 10 साल से कम वाले बच्चों के एलर्जी हो सकती है, ये आपको बताना होगा, ये आपको डिस्क्लोज करना होगा। फिर दूसरा क्या बोला कि आप क्या करें, रिड्यूस करें नेगेटिव इम्पैक्ट को, रिड्यूस करना आपको नेगेटिव इम्पैक्ट। दूसरा क्या बोला कि जो भी अब एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे एलर्जी हो रही है, आप क्या करो, कोशिश करो, इसके लिए एफर्ट्स करो, जो भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसे कम करने की कोशिश करो। आपके प्रोडक्ट से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसे क्या करो, कम करने की आपको कोशिश करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है। कस्टमर्स को आपको क्या करना है, सेफ यूज़ के बारे में बताना है, सेफ यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स को बताना होगा कि कैसे इस प्रोडक्ट को सेफ यूज़ किया जाए, कैसे इस प्रोडक्ट का यूसेज होना चाहिए, कैसे उसका डिस्पोजल होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कोई स्प्रे वगैरह है, तो इस पर लिखा होता है कि इसे अपनी आँख में ना छिड़के, इसे अपने मुंह में ना ले जाएं। इस तरह से आपको ये भी बताना होगा कस्टमर्स को कि अपने प्रोडक्ट का क्या सेफ यूज़ कैसे करना है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दे, कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दे, जैसे फेयर हैंडसम वाले करते हैं कि 7 दिन में गोरा हो जाओगे, इस तरह से कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। एडवर्टाइजमेंट करके आपको कस्टमर्स को क्या नहीं करना, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। उसके बाद लास्ट देखो, ग्रीवेंसेज रिड्रेसल सिस्टम। आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रीवेंसेज रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, कि आपके कस्टमर्स को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आप क्या करें, सोल्व करके दें। ग्रीवेंसेज रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए कि कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको आप क्या करें, सोल्व करके दें। तो हमने 9 प्रिंसिपल 9 भी देख लिया। इस तरह से हमने सभी 9 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए। अब इनको हम कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको याद कैसे करने हैं इनको। तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ BSR, 9 प्रिंसिपल्स हम देखने जा रहे हैं, 9 प्रिंसिपल्स इन BSR। सबसे पहले प्रिंसिपल 1, ये क्या है, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या करना है, ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी है जिससे कि एथिक्स कंप्लाइंस हो सके। फिर बोला क्या, किससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने स्टेक होल्डर्स को बताओ, इनका ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दो अगर एडवर्स इफेक्ट भी होता है तो, और अगर आउटसाइड एंटिटी भी अगर वायलेट कर दिया है तो भी आपको क्या करना, अपनी रिपोर्ट में बताना होगा। तो वो सभी लिखा है, मैं बता देता हूँ याद कैसे करना है। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो देखो। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, 9 प्रिंसिपल्स के नाम बताओ। फिर आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल 1 2 3 4 9 के 9 प्रिंसिपल लिखने होंगे, इनका एग्जैक्ट वर्डिंग लिखनी होगी नाम की। तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि आपको क्या करना होगा, 9 के 9 प्रिंसिपल्स लिखने होंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको अंदर का एक पॉइंट उठा के दे दिए, मान लो ये बोला, पहला ही पॉइंट यही दे दिया, डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिससे कि एथिक्स का कंप्लायंस हो, ये वाला पॉइंट दे दिया। फिर पूछ लेंगे कौन सी प्रिंसिपल में कवर है, तो आपको बताना होगा कि प्रिंसिपल 1 में कवर है, उसका नाम क्या है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसका क्वेश्चन आपको बोल दिया कि ये जो प्रिंसिपल 3 है, प्रमोट वेलबींग, इसके एलिमेंट्स बताओ, इसके कोर एलिमेंट्स बताओ। ये जो 3rd प्रिंसिपल है, प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, इसके कोर एलिमेंट्स बताओ। तो आपको क्या करना होगा, इसमें जो एलिमेंट्स है वो बताने होंगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ आपको कितना याद करना है। तो देखो, जो पहला प्रिंसिपल है इसमें तो आप कोशिश करना कि आप 4 के 4 प्रिंसिपल्स याद कर लो। इसमें आप क्या करना, कोशिश करना कि 4 के 4 आप याद कर लो। तो इसमें लिख लो, इसमें आप कोशिश करना 4 के 4 कर लो। सेकंड वाले में आप कोशिश करना 2 याद कर लो, 2 प्रिंसिपल तो क्या कर लो, याद कर लो। और जो बचा हुआ है उसे भी क्या कर लो, रीड आपको क्या करना, सारे करने हैं। ये ध्यान से सुन लेना, जो भी प्रिंसिपल के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं सभी के सभी आपको रीड करने हैं। सभी रीड क्यों करने हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कोई से भी पॉइंट पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। मान लो इन्होंने ये पॉइंट दे दिया, मिनिमाइज द रिसोर्स यूसेज, पूछ लेंगे कौन से प्रिंसिपल में कवर है। तो इस कारण से आपको क्या करना है, रीड तो सभी करने हैं, लेकिन याद के लिए बता रहा हूँ लर्न कितने करने हैं। इसके अंदर 2 लर्न कर लेना। जो 3rd वाला है इसके अंदर क्या करना, आप कोई भी 4 लर्न कर लेना, कोई भी 4 कर लेना। 4th वाला है इसमें 2 कर लेना, वैसे भी 2 ही हैं, इसके अंदर भी 2 कर लेना। इसके अंदर कोई भी 3 कर लेना इन्वायरमेंट वाले में, क्योंकि इसके थोड़े मुश्किल हैं तो 3 बहुत हैं। इसका अंदर एक ही है तो 1 कर लेना। फिर आया प्रिंसिपल 8, इसमें भी 3 4 जितने हो जाएं, 4 है इसके अंदर 3, अगर 4 के 4 ना हो तो 3 तो कर ही लेना याद। और 9 वाला है लास्ट है, इसके अंदर 4 कर लेना। तो ये जो मैंने लिखे आपको, ये क्या है, ये कितने आपको याद करने हैं। पहले वाले में 4 के 4 कर लेना,
सेकंड प्रिंसिपल में 3 है, इसमें से 2 कर लेना। तीसरे में राउंड 7 है, इसमें से 4 कर लेना। चौथे वाले में 3 है, इसमें से 2 याद कर लेना। 5 वाले में 3 है, इसमें से 2 याद कर लेना। प्रिंसिपल 6 वाले में 4 है, इसमें से 3 याद कर लेना। 7 वाले में 1 ही है, इसको याद कर लेना। 8 वाले में 4 है, इसमें से 3 4, अगर 4 के 4 याद ना हो तो 3 तो याद कर ही लेना। और 9वें वाले में कितने हैं, इसमें अराउंड 6 हैं, इसमें से 4 आप याद कर लेना। 4 आप याद कर लेना। लेकिन रीड आपको क्या करना है, रीड आपको सभी रीड करने हैं, रीड तो आपको सभी करने हैं। तो आप ये लिख लो, ये बार लिखना चाहो तो लिख लो कि कितने कितने याद करने हैं। पहले वाले में 4, दूसरे में 2, फिर 4, फिर 2 2, फिर छठे में 3, 7वें में 1 और 8वें में 3 से 4, 9वें में 4। ये हटा देता हूँ। अब मैं अंदर कुछ मार्क भी करवा देता हूँ जो मुझे सही लगता है, जो मार्किंग नहीं हो रखी। तो देखो पहले वाले में देख लो, आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, आपको स्टेक होल्डर्स को बताना है। और अगर एडवर्स इफेक्ट है तो भी आपको क्या देना है, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर देना है। और आपको प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्ड करना है टू आउटसाइड एंटिटीज डेट वायलेट दी 9 प्रिंसिपल्स। क्योंकि आउटसाइड एंटिटी भी 9 प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है, तो अभी आपको क्या करना है, रिपोर्ट में बताना होगा। सेकंड वाले में आप देखो मिनिमाइज करना है। जब भी प्रोडक्ट डिजाइन करो, आपको अपनी रिसोर्स को क्या करना है, कम करना है और रिड्यूस करना है। और एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना, आपको रीयूज रिसाइकल करना है। और कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में बताना है। एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स। इसके अंदर कोई भी 2 याद कर लेना। थर्ड वाले में एंश्योर कंप्लायंस विथ ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एंश्योर कंप्लायंस विथ ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने आपको बताया था कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है एम्प्लॉय से रिलेटेड, जैसे पीएफ एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, उनका हमें क्या करना है, उनका कंप्लायंस करना है। चाइल्ड लेबर वाला हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइमली पेमेंट करना है वेजेस का उनके, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। बस इसमें कोई भी 4 याद कर लेना। प्रिंसिपल 4 में देखो आपको क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को बताना होगा, आपको कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज, अबाउट द इम्पैक्ट्स। बस इतना कर लो, अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑन पीपल एंड नेचर, ऑन पीपल एंड नेचर की इन्वायरमेंट पे और सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है ये बताना है। और जो भी बेनिफिट्स हैं उन्हें क्या करना है, शेयर करना है। फेयरली शेयर द बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर के साथ क्या करना है, बेनिफिट को शेयर करना है। ऐसा नहीं कि कोई बेनिफिट हुआ अपने आप ही बस खुद के पास रख लिया, खुद ही खा गए सारा बेनिफिट, सारा माल खुद ही खा गया, ऐसा नहीं करना। स्टेक होल्डर्स को भी बांटना है। फेयरली शेयर द बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। प्रिंसिपल 5 क्या करना है, इसमें ह्यूमन राइट्स वाले में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनको आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। मैंने बताई दिया आपको याद क्या कितना कितना करना है, अब मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ जो जो आपको याद करना है, जितना कीवर्ड्स। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, रेस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ सभी स्टेक होल्डर्स का। आपको क्या करना है, सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करनी है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना होगा ह्यूमन राइट्स को अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, इनटू दायर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में इंटीग्रेट करना होगा। तभी आप सभी स्टेक होल्डर्स के ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट कर पाओगे। फिर प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट टू असेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए टू असेस द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपको क्या करना है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करना है। आपको अपनी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मैनर में, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करना है। और अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना है। फिर क्लाइमेट चेंज, इतना बहुत है इसमें, बस ये देख लो रिलेटिंग टू पोल्यूशन, बस इतना लगा लो। बस 3 पॉइंट कर लेना इसके अंदर, कोई भी आज छठे वाले में 4 के 4 नहीं होंगे, 7 वाले में काफ़ी है। इसमें ये लगा लो, वाइल पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या करना है हमें, जो हमारे एसोसिएशन है, जैसे ट्रेड ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं, तो ये इनको भी हमें इन्फ्लुएंस करना है कि ये जब भी पॉलिसी बनाए तो अपनी पॉलिसी में ESG को कंसिडर करें। ये था हमारा प्रिंसिपल 7, वाइल प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन। प्रिंसिपल 8 में जितना लिखा हुआ है उतना काफ़ी है, एक बार देख लो यहाँ पे लास्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट और रिलोकेशन डजंट हैपन। हमें ये देखना है कि लोगों को बेघर ना होना पड़े, और अगर उन्हें होना पड़ रहा है, अगर बहुत ज़रूरत ही हो गई, बहुत ही ज़रूरत होगी लोगों को बेघर बेघर कराने के लिए, तो हमें क्या करना है, उन्हें फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड कराना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लोगों को बेघर ना होना पड़े, लेकिन अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है उनको बेघर करने की, तो भी हमें क्या करना है, उन्हें फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड कराना है। लास्ट वाले में रिड्यूस करना नेगेटिव इम्पैक्ट, उन्हें एडवर्स इम्पैक्ट को डिस्क्लोज करना है, उन्हें सेफ वे बताना है कैसे यूज़ होगा प्रोडक्ट का, फिर मिसलीडिंग, बस इतना काफ़ी है। तो ये हो गए 99 प्रिंसिपल्स। इनके अंदर के मैंने आपको कीवर्ड्स भी मार्क करवा दिए और बता भी दिया कि कितने कितने लर्न करने हैं।
वो बाकी आप क्या करना, रीड कर लेना। तो आपके हिसाब से छाट लेना कि आपको कौन कौन से याद करने हैं। अब बात करते हैं इसे याद कैसे किया जाएगा। अंदर का तो आप याद कर लोगे, मैंने आपको समझा भी दिया, याद हो जाएगा। अब प्रिंसिपल कैसे याद होंगे कि प्रिंसिपल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। तो इसके लिए देखो एक मेमोनिक बनाओ। अब इसका वैसे तो मेमोनिक बनेगा नहीं, तो इसके लिए आप देखो क्या लिखो। आपको सबसे पहले क्या करना है, याद करने के लिए एक मेमोनिक इसका एथिक्स को आपको क्या करना है, एथिक्स को आपको सेफली प्रमोट करना है। आपको एथिक्स को क्या करना है, सेफली प्रमोट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एथिक्स है उनको सेफली प्रमोट करो। उसके बाद रेस्पेक्ट करनी है आपको, क्या रेस्पेक्ट क्या करना है, इन्वायरमेंट को। आपको इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, एथिक्स को सेफली प्रमोट करो। एथिक्स बताओ कौन सा हो गया, प्रिंसिपल 1। सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विस कौन सा प्रिंसिपल हो गया, सेकंड। प्रमोट दी वेलबींग ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, थर्ड। रेस्पेक्ट करना आपको इन्वायरमेंट को। अब रेस्पेक्ट जब भी हम करते हैं, जब भी हम किसको प्रणाम करते हैं, रेस्पेक्ट आदर देते हैं, तो बार बार आदर देते हैं, तो रेस्पेक्ट आया 2 बार। तो रेस्पेक्ट किसकी करनी है, आपको स्टेक होल्डर इंटरेक्ट की रेस्पेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। अब जब आप बार बार इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट कर रहे हो तो इससे क्या होगा, लोगों पर भी इन्फ्लुएंस आएगा, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक। और उसके बाद आप क्या कर दो, प्रमोट कर दो अपने कंज्यूमर्स को। अपने कंज्यूमर्स को क्या करना, आपको प्रमोट करना है। तो ये बना मेमोनिक। क्या करना है आपको, एथिक्स को सेफली प्रमोट करना है, एथिक्स को सेफली प्रमोट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट की बार बार रेस्पेक्ट करनी है। आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट करनी है, जिससे क्या होगा, पब्लिक पर इन्फ्लुएंस होगा, जिससे कि क्या होगा, पब्लिक पर इन्फ्लुएंस होगा। अब पब्लिक पर भी इन्फ्लुएंस हो गया। अब आपको लास्ट में क्या करना है, अपने कंज्यूमर्स को प्रमोट कर दो। तो एथिक्स हो गया पहला प्रिंसिपल, सेफ एंड सस्टेनेबल गोल सर्विस हो गया सेकंड, प्रमोट द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज का हो गया थर्ड प्रिंसिपल, रेस्पेक्ट द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ये क्या हो गया फोर्थ प्रिंसिपल, रेस्पेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट फिफ्थ प्रिंसिपल, सिक्स क्या था, प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, सेवंथ क्या था, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसी, एट क्या था, प्रमोट द इक्विटेबल डेवलपमेंट, प्रमोट द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, लास्ट क्या था, प्रोवाइड द वैल्यू टू कंज्यूमर्स। तो देखो इस तरह से आप सारे सभी प्रिंसिपल्स याद कर सकते हो लाइन वाइज। क्या करना आपको, एथिक्स को सेफली प्रमोट करना है। उसके बाद रेस्पेक्ट करनी है इन्वायरमेंट की, बार रेस्पेक्ट कैसे होगी, बार बार रेस्पेक्ट करनी है। इससे क्या होगा, जब आप इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट करोगे तो पब्लिक पर भी इन्फ्लुएंस आएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, जैसे पब्लिक पर इन्फ्लुएंस आ गया, अब कंज्यूमर्स को प्रमोट कर दो। अब आपको क्या करना है, अपने कंज्यूमर्स को प्रमोट करना है, तो प्रमोट कंज्यूमर्स। इस तरह से आप याद कर सकते हो 99 प्रिंसिपल्स। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने आपको इसमें अंडरलाइन भी करवा दिया और ये भी बता दिया कितने पॉइंट्स लर्न करने हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत होगी मुझे नहीं लग रहा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक, तो अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही लास्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, यही लास्ट टॉपिक है। ये क्या है कि अब जो रिपोर्ट बनेगी, जो रिपोर्ट बन रही है, इस पर ऑडिटर अपनी एश्योरेंस कैसे देगा, इस पर ऑडिटर अपनी एश्योरेंस कैसे देगा। जो रिपोर्ट बन रही है इस पर ऑडिटर अपनी एश्योरेंस कैसे देगा। क्या है, एंटिटी ने तो रिपोर्ट बना दी, एंटिटी ने तो क्या करा, रिपोर्ट बना दी। हो सकता है कि इस रिपोर्ट में ने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डाली हो, गलत इन्फॉर्मेशन डाली हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली हो, तो ऑडिटर को क्या देना है, एश्योरेंस देना है, इस रिपोर्ट पर देना है एश्योरेंस। तो किस प्रकार देगा, तो इसके लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा वो देखो। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, प्रीलिमिनरी रिव्यू। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, प्रीलिमिनरी रिव्यू करेगा। इसका मतलब क्या होता है, जो भी रिपोर्ट बनी उसको रिव्यू करेगा। जो भी रिपोर्ट बन के आई है उसको सबसे पहले ऊपर से देखेगा, बिना साइड पे जाए, इसे बोला जाता है प्रीलिमिनरी रिव्यू। उसके बाद उसे क्या करना है, ऑन साइट असेसमेंट। इसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, ऑन साइट असेसमेंट। इसने सबसे पहले ऑडिटर ने सबसे पहले प्रीलिमिनरी रिव्यू तो कर ही लिया, ऊपर से रिपोर्ट देख ली। अब इस साइट पे जाके क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। साइट पे जाके क्या करेगा, ऑडिटर असेसमेंट करेगा कि वास्तव में वो सब काम हो रहे हैं कि नहीं हो रही, ऑन साइट असेसमेंट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इश्यूएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट। क्या करेगा, मैनेजमेंट को क्या करेगा, असेसमेंट रिपोर्ट देगा। अब ऑडिटर ने क्या करा, साइट पे जाके वेरिफिकेशन करा, तो उसे क्या आएंगे, उसे कुछ डाउट्स आएंगे, कुछ इश्यूज अराइज होंगे, तो क्या करेगा, असेसमेंट रिपोर्ट देगा, मैनेजमेंट से उन डाउट्स के बारे में क्लैरिफिकेशन लेगा। तो क्या करेगा ऑडिटर, असेसमेंट रिपोर्ट इश्यू करेगा। फाइनल रिपोर्ट इश्यू नहीं कर रहा, असेसमेंट रिपोर्ट इश्यू कर रहा है मैनेजमेंट से को। इसमें ये क्या करता है, ऑडिटर उनसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, कुछ पॉइंट पे क्या करेगा, मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगेगा। क्या करेगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा। इसके बाद क्या होगा, जो भी क्लैरिफिकेशन आएंगे मैनेजमेंट से, जो भी क्लैरिफिकेशन एंड रेस्पॉन्सेज होंगे, मैनेजमेंट से जो भी क्लैरिफिकेशन रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, इनको क्या करेगा, ऑडिटर रिव्यू करेगा। पहले क्या करा, जो भी रिपोर्ट है इसका प्रीलिमिनरी रिव्यू कर दिया, ऊपर से देख लिया। उसके बाद ऑन साइड जाके वेरिफिकेशन किया,
साइट पे जाके वेरिफिकेशन किया, अब साइट पे जाके वेरिफिकेशन कर रहा है तो इसे कुछ डाउट आएंगे तो क्या करेगा, मैनेजमेंट को असेसमेंट रिपोर्ट इश्यू करेगा। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट गई तो मैनेजमेंट क्या देगा, कुछ क्लैरिफिकेशन देगा, इसे क्या करेगा, ऑडिटर को क्लैरिफिकेशन देगा, तो उन क्लैरिफिकेशन को ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू करेगा। अब क्या करेगा लास्ट में ये सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स, सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स उनको डॉक्यूमेंट कर देगा। जो भी रिजल्ट आए उनको क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट कर देगा कि जो भी रिजल्ट आए। क्लैरिफिकेशन देखने के बाद, पहले इसने असेसमेंट रिपोर्ट दी थी, अब जो भी उससे क्लैरिफिकेशन मिले मैनेजमेंट से जो भी क्लैरिफिकेशन मिले उनको देखने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट कर देगा। वो क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट कर देगा। लास्ट में क्या कर देगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। लास्ट में क्या करें, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। तो एक बार और देख लो, ऑर्डर किस प्रकार से एश्योरेंस देगा रिपोर्ट पर, सबसे जाके ऊपर से इसे रिव्यू करेगा। जो भी रिपोर्ट बनी है, जो भी रिपोर्ट बनी है उसे ऊपर से रिव्यू करेगा। उसके बाद वो साइट पे जाके वेरिफिकेशन करेगा, फिर से कुछ डाउट आएंगे तो मैनेजमेंट को असेसमेंट रिपोर्ट इश्यू करेगा। फिर मैनेजमेंट क्या करेगा, उसे क्लैरिफिकेशन रेस्पॉन्सेज देगा तो उनको रिव्यू करेगा। उसके बाद जो लास्ट में परिणाम आए, जो फाइंडिंग मिली, जो रिजल्ट है उनको डॉक्यूमेंट कर देगा और अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा, अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा। इसको हम क्या करते हैं, एक बार कंसर्न बुक से देख लेते हैं। तो देखो, एश्योरेंस इन BRSR, एश्योरेंस इन BRSR, तो मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन BRSR। ऑडिटर किस प्रकार रिपोर्ट पर अपना एश्योरेंस देगा, सबसे पहले प्रीलिमिनरी रिव्यू करेगा, फिर ऑन साइट असेसमेंट, फिर असेसमेंट रिपोर्ट इश्यू करेगा, फिर जो भी रेस्पॉन्सेज क्लैरिफिकेशन मिलेंगे उनका रिव्यू करेगा, फिर फाइंडिंग्स को सबमिट करेगा, उनको डॉक्यूमेंट कर देगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर कर देगा। तो एकदम ईजी है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पॉइंट पर भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ये भी देख लेना आप। इसे क्या करना है, देखो रिव्यू करना है रेस्पॉन्सेज क्लैरिफिकेशन, इसे देख लो, डॉक्यूमेंट करना है, सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट, यानी क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, और फाइनल रिपोर्ट क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर। वैसे देखा जाए तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है, लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। लास्ट टॉपिक किससे रिलेटेड है, रोल ऑफ स्टैट ऑडिटर का क्या रोल है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या रोल है, ये देखने जा रहे हैं हम। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या रोल है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या रोल है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्लाइमेट से रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या रोल है, ये हम देखने जा रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या रोल होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट रिस्क से रिलेटेड क्या रोल होगा। तो बताओ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वैसे रोल क्या होता है, जब मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम ऐसे 200 में क्या रोल होता है इसका, ये चेक करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। तो इस टॉपिक में भी इन्होंने सबसे पहले तो यही रोल बताया कि सबसे पहले में क्या चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। सबसे पहले तो यही चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, सबसे पहले तो यही चेक करना है। अब आया इस चैप्टर से रिलेटेड, अब और क्या चेक करना होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को और क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी, और क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज पर ऐसे 315, जब भी स्टैट ऑडिटर एज पर ऐसे 315 एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, तब उसे क्या करना है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से भी क्या करनी है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की भी क्या करनी है, उसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो देखो, सबसे पहले उसे क्या करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोला, जब एज पर ऐसे 315 जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा तब उसे ये भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क राइज हो सकती हैं, उसे ये देखना है कि एंटिटी कितना पोल्यूशन कर रही है, कितना वेस्ट जनरेट कर रही है, तो इस पर कितना फाइन्स हो सकते हैं, कितनी पेनल्टी लग सकती है। उसे ये देखना है कि क्या ये आने वाले समय में कंटिन्यू करेगी कि नहीं। ऑडिटर को ये चेक करना है कि ये जो एंटिटी है आने वाले समय में कंटिन्यू करेगी कि नहीं। तो इसे क्या करना है, क्लाइमेट रिलेटेड इसको भी अंडरस्टैंड करना है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। थर्ड पॉइंट देखो, अब सेकंड पॉइंट में हमने बोला था कि ऑडिटर क्या करना है, क्लाइमेट रिलेटेड इसको भी कंसिडर करना है। तो ऐसा क्यों करना है ऐसा उसे करना है यूजर्स के लिए। किनके लिए करना है, यूजर्स के लिए। बताओ, ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्यों चेक करता है, यूजर्स के लिए। तो क्लाइमेट रिलेटेड इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों ले रहा है, यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन हो गए, स्टेक होल्डर्स, ये हो गए हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, इनके लिए। क्यों, ये स्टेक होल्डर्स क्या करेंगे, ये ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बेस पर एंटिटी की क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
जो भी यूजर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं, ये क्या कर पाएंगे, वोटर की रिपोर्ट के बेस पर, वोटर की रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर क्या कर पाएंगे, एंटिटी में जो भी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी इसको ऐसा करके करना क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मान लो ऐसी रिस्क ज़्यादा है एंटिटी में, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ये एंटिटी फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो इन्वेस्टर्स वगैरह भी क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स वगैरह भी इसमें क्या नहीं करना चाहेंगे, इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एम्प्लॉयज इस एंटिटी में काम नहीं करना चाहेंगे। इस कारण से ऑडिटर क्या करता है, ये चेक करता है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कितनी है, और स्टेक होल्डर वोटर्स की रिपोर्ट के बेसिस पर चेक करते हैं कि उस एंटिटी में कितनी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है। स्टेक होल्डर वोटर की रिपोर्ट के बेसिस पर ये चेक करते हैं कि उस एंटिटी के अंदर कितनी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट पॉइंट में वोटर क्या चेक करेगा, नेक्स्ट पॉइंट में वोटर को ये देखना है, नेक्स्ट पॉइंट में वोटर को ये देखना है कि क्या एंटिटी ने अपनी क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करा है। तो वोटर को क्या देखना है, कि क्या एंटिटी ने क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया। क्या है, एज पर एफआरएफ उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट है एसए 706 से रिलेटेड, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एसए 706 से रिलेटेड। अब ऑडिटर को ये देखना है कि क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, क्या कोई ऐसी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब ऑडिटर को क्या चेक करना है, एज पर ऐसे 706 कौन सा था, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि कोई ऐसी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑडिटर को क्या देखना है कि क्या कोई ऐसी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है जो कि यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसे क्या करना होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या करना होगा, यूएम में इंक्लूड करना होगा, उसे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। तो ऐसे नेक्स्ट पॉइंट ऐसे 706 के अकॉर्डिंग ऑडिटर को ये देखना है कि क्या कोई ऐसी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो उसे क्या करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को यूएम में इंक्लूड करना है, अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे 720 से रिलेटेड, इसमें क्या करना है, ऑडिटर को ये देखना है जो भी एंटिटी की क्लाइमेट रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है, क्या क्या करना है। एज पर ऐसे 720 ये आप वैसे डिटेल में पढ़ते हो, ऐसे 706 में जब भी आप ऐसे पढ़ोगे ना तब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे कि ऐसे 706 क्या है, ऐसे 720 क्या है। अभी आप थोड़ा बहुत देख लो। ऐसे 720 में हम क्या देखते हैं, ऐसे 720 में वोटर ये देखता है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, जो अदर इन्फॉर्मेशन है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो वोटर को ये पता लग जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैटेरियली मिसस्टेटेड है। अगर मान लो अदर इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं होती, वो इनमें डिफरेंस आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इन्फॉर्मेशन में, तो वोटर को पता लग जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, वोटर को ये पता लग जाता है। तो ऐसे 720 के अकॉर्डिंग इधर वोटर को क्या देखना है कि जो एंटिटी की क्लाइमेट रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन है, वोटर को क्या चेक करना है कि एंटिटी की ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लाइमेट रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है, इनके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है। और अगर ये इनकन्सिस्टेंट है तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, मिसस्टेटेड है। अगर ये मान लो इनकन्सिस्टेंट होती हैं, अदर इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनकन्सिस्टेंट है, डिफरेंस आ रहा है इनमें, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसस्टेटेड है। तो एक बार और देख लेते हैं कि रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रोल क्या होगा। क्लाइमेट रिलेटेड इससे तो सबसे पहले तो नॉर्मल बात लिखी कि इसे ये चेक करना है कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो मैटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। फिर बोला गया कि एज पर ऐसे 315 इसे ये चेक करना है कि एंटिटी में क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क क्या क्या हो सकती हैं, वो कितना पोल्यूशन कर रही हैं, तो क्या क्या रिस्क होगी उसकी क्लाइमेट रिलेटेड। तो इस रिस्क को कौन यूज़ करेगा, यूजर्स यूज़ करेंगे, स्टेक होल्डर्स यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑडिटर को देखना है कि क्या एंटिटी ने अपनी क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करी है या नहीं करी। उसके बाद उसे देखना है कि क्या कोई ऐसी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो उसे क्या करना है, ईओएम के अंदर इंक्लूड करना है। अभी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, एग्जांपल देखो जैसे फ्यूचर लिटिगेशन। ऑडिटर को लगता है कि इस एंटिटी पर फ्यूचर लिटिगेशन आ सकती है, हो सकता है कि
इस एंटिटी पर अनसर्टेन फ्यूचर लिटिगेशन, कि इस एंटिटी पर क्या हो सकती है, फ्यूचर लिटिगेशन आ सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है आ सकती है, अनसर्टेन, तो बोला गया अनसर्टेन फ्यूचर लिटिगेशन। तो अगर ऐसी कोई फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है तो उसे क्या करना है, ऑडिटर को अपनी एम्पैसेज ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करना है। तो ये हो गया ऐसे 706। उसके बाद ऐसे 720 ऑडिटर को ये देखना है कि जो एंटिटी की क्लाइमेट से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसे क्या पता चलता है कि जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैटेरियली मिस स्टेटेड है, वो क्या है, मैटेरियली मिस स्टेटेड है। तो इस टॉपिक को हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, क्या है रोल ऑफ ऑडिटर, रोल ऑफ ऑडिटर, देखो एक रोल ऑफ ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का रोल क्या होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रोल क्या होगा, उसे रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। उसके बाद इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी उसे क्या चेक करना है, उसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ऑडिटर को क्या करना है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इससे क्या होगा, इसको स्टेक होल्डर यूज़ करेंगे, इसे कौन यूज़ करेगा, इसे यूजर्स हैं वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद बताया गया इस ऑडिटर को देखना है कि कोई ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंस तो नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो यूजर्स के लिए फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या करना है, यूएम पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करना है। और से देखना है कि क्या एंटिटी ने क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया है कि नहीं किया। फिर ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन को भी देखना और क्या करना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं, कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो इस तरह से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट करवा देता हूँ जो इसमें हाईलाइट नहीं हो रखा। तो देखो ऑब्टेन रीजनल, ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर ये रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है कि नहीं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त से क्या करना है, क्लाइमेट रिलेटेड इसको भी कंसिडर करना है इन डेवलपिंग। इसमें आप ड्रॉ कर लो, इसमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लेना, आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जिन लाइन को मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ ना उनको आपको रटना नहीं है, उनको क्या करना बस पढ़ लेना है, याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो आप क्या करना उनको ओन लैंग्वेज में लिख देना। लेकिन जो वर्ड हाईलाइट हो रखे हैं, जो भी वर्ड्स हाईलाइट हो रखे हैं उन्हें क्या करना है, उनको तो आपको एग्जैक्ट लर्न करना है और बाकी आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है। और जो अंडरलाइन करा रहा हूँ याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आप क्या करना ओन लैंग्वेज में लिख देना। तो आप रीड तो हमेशा ही करना उनको। नेक्स्ट देखो स्टेक होल्डर्स आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसमें कुछ नहीं करना। इधर देखो आप इंक्लूजन ऑफ यूएम पैराग्राफ, इंक्लूजन ऑफ यूएम पैराग्राफ, ये आपको हाईलाइट करना है, ये आपको याद करना ही है। फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, कोई भी अगर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है टू यूजर अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है यूजर्स के लिए तो उसे आपको क्या करना है, यूएम पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करना है। अगर कोई ऐसी बात है जो यूजर्स के लिए फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है तो आपको यूएम पैराग्राफ के अंदर उस बात को इंक्लूड करना है। तो ये क्या है, पर ऐसे 706 के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। जब आप अगर ऐसे 706 पढ़ लोगे तो ये लाइन आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना। लास्ट देखो ये ऐसे 720 आज पर ऐसे 720 है। ऑल्सो रीड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर कंसिस्टेंटी विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना और अंडरलाइन कर लो। बस ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको एक बार गाइडेंस दे देता हूँ कुछ। तो देखो जब भी आप याद करो तो स्टार्टिंग में आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ रीड मारना, जितना मैंने आपको अंडरलाइन कराया सिर्फ रीड मान लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इनको एक बार रीड कर लेना और कोई भी 7-8 लर्न हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आगे बढ़ लेना। फिर 3 पिलर्स है, इनको आपको याद करना है, 3 पिलर्स को याद करना है। लेकिन इसमें याद क्या करना है, ओनली ये जो 3 वर्ड्स है ना, की वर्ड्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, बस ये 3 वर्ड याद करने हैं। अंदर का आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है, अंदर का आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। बस आप एक बार रीड करना चाहो तो जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है वो रीड कर लेना, इससे अच्छा रहेगा। उसके बाद है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होती क्या है। इसमें आपको डेफिनेशन याद करनी है, बेनिफिट्स याद करने हैं आपको जो हाईलाइट करा रखे हैं, और बाकी आपको क्या लिखना है, ओन लैंग्वेज में लिखना है। बाकी आपको क्या करना है, ओन लैंग्वेज में लिखना है थोड़ा बहुत। उसके बाद ग्लोबल ट्रेंड्स है, ग्लोबल ट्रेंड्स में जो नाम लिखे हुए हैं आपको एग्जैक्ट याद करने हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स पूछ लिया एग्जाम में तो आपको नाम एग्जैक्ट याद करने हैं, लेकिन जो अंदर का है वो आपको क्या करना है, ओन लैंग्वेज में लिखना है। जो भी इनके अंदर का लिखो 2-3 लाइन्स में वो आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है, वो आपको याद नहीं करना। उसके बाद हम देखा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हमने 6 सीज देखे। तो 6 सीज के जो 6 सीज हैं
ये आपको क्या करना है, एग्जैक्ट याद करने हैं। ये जो वर्डिंग है फाइनेंशियल कैपिटल मैन्युफैक्चर्ड, ये एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट आपको याद करने हैं। अंदर का जितना हाईलाइट हो रखा है वो तो एग्जैक्ट कर लेना, बाकी आप ओन लैंग्वेज में लिख देना। अंदर का जितना हाईलाइट है वो तो क्या कर लेना, याद कर लेना, और बाकी क्या करना, एक बार रीड कर लेना, बाकी एक बार रीड कर लेना। मैंने आपको रीड के लिए कुछ यहाँ पे अंडरलाइन भी करा दिया, जैसे ह्यूमन कैपिटल में आपको अंडरलाइन करवाया है, सोशल कैपिटल में मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है, इंटेलेक्चुअल में थोड़ा सा अंडरलाइन करवाया है। तो जितना हाईलाइट है उतना तो याद कर लेना और बाकी एक बार रीड करके छोड़ देना। और बाहर का आपको अच्छे से याद करना है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल वर्ड है, ये आपको एग्जैक्ट लर्न करने हैं। और अंदर का भी अगर आप देखो तो एकदम सिंपल वर्डिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। पूल ऑफ फंड्स की को कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, जैसे डेब्ट से, इक्विटी से, ग्रांट से, तो एकदम सिंपल वर्डिंग है। मैंने आपको समझाया भी, इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके मैंने आपको समझाया है। फिर नेक्स्ट था बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इस पर शॉर्ट नोट पूछ ले, तो जो भी कीवर्ड हाईलाइट हो रखे हैं आपको याद करने हैं। और यहाँ पे याद रखना, लेकिन इसके अंदर आपको 2-3 लाइन्स में क्या करना है, ओन लैंग्वेज में लिखना है, आपको क्या करना है, ओन वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद प्रिंसिपल्स में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से याद करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि आपसे नो के नो प्रिंसिपल पूछ ले, इनके नाम पूछ ले, नो के नो प्रिंसिपल्स, ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। हो सकता है कि आपको अंदर का एक पॉइंट उठा के दे दे, पूछ ले कौन से प्रिंसिपल का है, उसका नाम बताओ, तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि एक प्रिंसिपल उठा के दे दे, उसके अंदर के एलिमेंट्स पूछ ले, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से प्रिंसिपल में आपको कितने एलिमेंट्स याद करने हैं, कि जितने आपसे पॉसिबल हो पाए मैंने उतने बताए हैं, जितने याद करना पॉसिबल है उतने मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपको नहीं बोला कि सारे के सारे याद करो, मैंने आपको उतने बताए जितनी याद हो सके। और जहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा था वहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया और अंडरलाइन करवा दिया, जिससे आप इजीली लर्न कर सको। फिर प्रिंसिपल लाइन टू लाइन कैसे याद हो कि वन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, इसके लिए मैंने आपको एक मेमोनिक भी बनवा दिया। इस मेमोनिक से कोशिश करना, क्योंकि इसके अंदर दूसरा मेमोनिक नहीं बन सकता। इसमें आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन ही याद करना है। आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन ही याद करना है, जिससे आपको याद है प्रिंसिपल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। इस काम से इसका जो मेमोनिक भी बना है वो इसी तरह से याद करना आप, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर ऑडिटर किस प्रकार रेफरेंस देगा, ये आप एक बार पढ़ लोगे वैसे ही याद हो जाएगा, मैंने आपको समझा भी दिया। सबसे पहले ऊपर से रिव्यू करेगा, साइट पे जाके वेरिफिकेशन करेगा, फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा, उससे कोई डाउट आएंगे तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा, मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन देगा। उसके बाद क्या कर देगा, जो भी रिजल्ट आए उसे डॉक्यूमेंट कर देगा और अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा। फिर हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रोल देखे, उसमें मैंने आपको बता दिया आपको कितना याद करना है। देखो बहुत सारे लिखा है यहाँ पे, अब आप ऐसे ही मत करना कि जितना हाईलाइट है बस उतना ही लिखाओ, ये भी गलती कर देते स्टूडेंट। जितना हाईलाइट उतना ही आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत ओन वर्ड्स में भी लिखना है, थोड़ा बहुत क्या करना, ओन वर्ड्स में भी लिख देना थोड़ा बहुत। और जो कीवर्ड्स हाईलाइट है उनको क्या करना, अंडरलाइन कराना, उनको अंडरलाइन कर देना और बाकी थोड़ा बहुत ओन वर्ड्स में लिख देना, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और अगर आप ये कर लेते हो कंसेप्ट बुक से तो आपका सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके सभी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्वेश्चन करने में भी। तो इसी तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।